हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 14 में। आज का लेक्चर नंबर 14, जहां हमने लेक्चर नंबर 13 को बेसिकली खत्म किया। लेक्चर नंबर 13 में हमने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो पीरियड रहा ट्रांजिशन का, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में फ्रॉम 600 BC टू 300 BC, जिसमें जो 16 या 16 सबसे बड़े महाजनपद रहे, कौन कौन से रहे, कौन कौन से महाजनपद कहां कहां लोकेटेड रहे, क्या उनके पिक्यूलियर फीचर्स रहे, क्या उनके बाकी महाजनपदों के साथ या किंगडम्स के साथ अगर आप कहें रिलेशनशिप बेसिकली बने रहे। साथ ही साथ हमने यह भी देखने की कोशिश की कि इन 16 महाजनपद के अलायंसेस चेंज होते रहे टाइम के साथ। मैट्रिमोनियल अलायंसेस ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किस तरीके से चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, ये धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होने लगे। सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली बढ़ने लगा, इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी, क्लासिफिकेशन और ज्यादा इनफ्लेक्सिबल होने लगे। और आज का लेक्चर, जहां हमने लेक्चर नंबर 13 को रैपअप किया, वहीं से शुरुआत करता है। आज का लेक्चर हमारा डिस्कशन बेसिकली होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा कि इन 16 महाजनपदों में से मगध ने कैसे अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया। कौन कौन सी डायनेस्टीज रही, कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स रहे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रही। साथ ही साथ उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मैसिडोनियन इन्वेजन थे, अलेक्जेंडर का इन्वेजन था या पर्शियन इन्वेजन थे, कब हुए, क्या रिपरकशंस हुए इंडिया के ऊपर, किस तरफ से हुए, क्या वो रीजंस रहे होंगे कि एक्चुअली उन्होंने काफी हद तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपने किंगडम्स को स्टैब्लिश करने में काफी सक्सेस देखी। कौन कौन से इंडियन किंग्स थे जिनके दौरान एक्चुअली ये इन्वेजन्स हुए। और उसके बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर होगा वो डील करेगा कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ दिस पीरियड से। हम कवर करने की कोशिश करेंगे रीजन वाइज। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद फिर हम नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद साउथ एटसेट्रा, सेंट्रल इंडिया, कि वहां पर अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स का क्या प्रोफाइल रहा। क्या हमको लिटरेरी सोर्सेस, क्या हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उस वक्त की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि इस पीरियड के दौरान किस तरीके से बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए। अर्बन लाइफ में क्या चेंजेस आए, सेटलमेंट्स में क्या चेंजेस आए, इकोनॉमिक लाइफ में क्या चेंजेस आए, ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या इंपैक्ट रहा, ताकि आप हिस्ट्री को सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरह ना देखें, आप उसको एक कैनवासिंग होल की तरह देखें। एक ऐसे पूरे होलसम पिक्चर को आप इमेजिन करें कि पॉलिटिक्स के साथ साथ या पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ उसकी वजह से सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट रहा, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट रहा, उसकी वजह से उस वक्त के आर्ट एंड कल्चर पे क्या इंपैक्ट रहा, पॉटरी पे क्या इंपैक्ट रहा। और धीरे धीरे जैसे ट्रांजिशन अब हमारे हिस्ट्री के लेक्चर होंगे, आप ये देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत सारे एलिमेंट्स अब हेवीली इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से चाहे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर हों, चाहे इसके बाद जब हम मिडिवल हिस्ट्री के बेसिकली लेक्चर्स लॉन्च करेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के साथ साथ आपकी आर्ट एंड कल्चर की जो नॉलेज है, प्रेपरेशन है, वो भी काफी हद तक कवर और स्ट्रेंथन करने की कोशिश हम लोग लगातार करते रहेंगे दोस्तों। तो आइए, विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 14। भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले कौन सा हमारा मेन रेफरेंस सोर्स रहा इस लेक्चर के लिए, तो पिछले कई लेक्चर्स हमने बेस किए हैं ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। आज का भी ये जो लेक्चर है प्राइमरीली, मेजरली बेस्ड है इस वंडरफुल बुक पे, जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स हो सकता है हमने पिक किए हों
इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो 16 महाजनपद का डिस्कशन था हमारे पिछले लेक्चर में, क्या वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, क्या वो बेसिकली सर्कमस्टांसेस हुए, क्या वो इश्यूज रहे, कौन सी डायनेस्टीज रही, कौन से किंग्स रहे कि जिसकी वजह से जो मगधन एम्पायर है ये सबसे पावरफुल एम्पायर के रूप में इमर्ज होकर निकल कर आया। जो मगध की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है इसको अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें तो 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस हमारे माइंड में आते हैं, और इन तीनों इंपॉर्टेंट सोर्सेस में जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हमारे पुराण्स हो, चाहे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो, चाहे वो जैन टेक्स्ट हो, तीनों ही लिटरेरी सोर्सेस में काफी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमको मिलती है जिसके बेसिस पे किस तरीके से मगधन एम्पायर लगातार पावरफुल होता चला गया, राइज होता चला गया, एक सुप्रीमेसी अटेन करता चला गया, इसके बारे में हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो सोर्सेज हैं, खासतौर से जो बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेज हैं, क्या इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी डायनेस्टिक सीक्वेंसेस की या अलग अलग इवेंट्स की एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की रही होगी? तो जैसा पिछले लेक्चर में हमने आपसे कहा कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज में आपने को देखने को मिलती हैं, लेकिन मोर देन ऑफ्टन आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे जो डायनेस्टिक सीक्वेंसेस हैं या इवेंट्स हैं या उनके एफिलिएशन हैं या बेसिकली सक्सेशन है, क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, किस तरीके से वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में प्रेडिक्ट की गई है, मेंशन की गई है, किस तरीके से वो मेंशन की गई है जैना ट्रेडिशंस या जैना बेसिकली टेक्स्ट में। और चाहे वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हो या टेक्स्ट हो, चाहे वो जैना ट्रेडिशंस हो या टेक्स्ट हो, दोनों में एक कंपटीशन बेसिकली आप कह सकते हैं लगातार देखने को मिलता है कि दोनों ही ट्रेडिशंस, चाहे बुद्धिस्ट हो या जैना ट्रेडिशंस हो, उन्होंने कोशिश की है कि उस वक्त की जो भी रूलिंग क्लास हो या ग्रेट किंग्स हो, उनको अपने ट्रेडिशन के साथ किस तरीके से अटैच करके दिखाया जा सके। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं कि ये बुद्धा के फॉलोवर थे या बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, और वहीं जैना ट्रेडिशंस का बेसिकली फोकस रहेगा कि ये लॉर्ड महावीरा के बेसिकली फॉलोवर थे या ये जैना ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। वहीं जो पुराणास हैं वो एक्चुअली ये दोनों ट्रेडिशंस को इग्नोर करते हुए, डिस्कार्ड करते हुए से नजर आते हैं दोस्तों। तो इन तीनों सोर्सेस, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, जैना ट्रेडिशंस और पुराणास में जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है उससे ज्यादातर हमारा हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का एफर्ट रहा है हमेशा से। जो पॉलिटिकल नैरेटिव है पूरा मगधन एम्पायर के राइज का, ये काफी बिटर पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं, प्लॉट्स हैं मर्डर के, चाहे ब्लड, बहुत कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन रही है। जितनी भी कंफ्लिक्ट्स रही, आज भी ये सारी पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट्स हुई पावर, लैंड एंड रिसोर्सेस के लिए। तो अगर आप देखें तो पिछले 2,500-3 हजार में ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ह्यूमन नेचर में बहुत चेंजेस नहीं आए हैं। उस वक्त भी कौन पावरफुल होगा, किसकी सुप्रीमेसी होगी, कौन किंग होगा, किसके पास रिसोर्सेस होंगे, किसके पास लैंड होगा, इनको लेकर ही लगातार कंफ्लिक्ट्स बनी रही, आज भी बनी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि हमेशा शायद ये ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स का जो बेस है वो यही चीजें रहें। जो स्टेट्स हैं जो पावरफुल इमर्ज हुई, जो बेसिकली विनर इमर्ज हुई, वो वही स्टेट्स विनर हुई जिनके पास लार्जर, स्ट्रॉन्गर, बेटर बेसिकली आर्मीज रही, क्योंकि जिनकी बड़ी आर्मीज रही, पावरफुल आर्मीज रही, बेटर ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज रही, वो इफेक्टिवली अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर पाए, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंश्योर कर पाए, जिसकी वजह से अपने रिसोर्सेस को, अपनी आर्मीज को वो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। और इस वजह से उन्होंने दूसरे जो महाजनपद हैं या किंगडम्स हैं उनको ओवरवेल्म करना शुरू कर दिया दोस्तों। मगध का जो ग्रेजुअल राइज है, इसके अगर आप पॉलिटिकल सुप्रीमेसी किसी एक पर्टिकुलर किंग या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर या रूलर को एट्रीब्यूट करना चाहें तो कौन होगा वो? बिंबिसार। जो स्टेटमेंट है महावंशा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि बिंबिसार को उनके फादर ने जब उनकी एज 15 ईयर्स की थी तब उनको किंग की तरह अनॉइंट किया। तो यह क्लियर है
कि जब उनको अनॉइंट किया उनके फादर ने, तो इसका मतलब कि बिंबिसार को मगधन एम्पायर का बेसिकली या उस डायनेस्टी का फाउंडर नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब पहले से ही वो डायनेस्टी चली आ रही होगी। लेकिन बिंबिसार ऐसा लगता है कि शायद पहले मेजर पॉलिटिकल फिगर रहे जिनके अंडर मगध ने ये पावर, ये प्रेस्टीज, ये ग्लोरी बेसिकली अचीव करना शुरू किया। इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें एक वर्ड इनको एट्रीब्यूट किया हुआ है बिंबिसार को, जिसका नाम है सेनिया या श्रेनिका। और ऐसा लगता है कि ये उस वक्त टाइटल उन्हीं को दिया जाता था जो शायद सेनापति रहे हों या कमांडर इन चीफ रहे हों। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से मोस्ट लाइकली बिंबिसार सबसे पहले जो वज्जी कन्फेडरेसी थी, हमने देखा कितने क्लैंस थे, 8 या 9 डिफरेंट क्लैंस थे वज्जीज में, उसमें से ये बेसिकली सेनापति रहे होंगे। और 15 इयर्स की एज में इनके फादर ने इनको मगध का किंग अनॉइंट कर दिया। वहीं जो महावंशा है वो इस तरह के किसी इन्फ्लुएंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर हम अश्वघोष की बुद्ध चरिता को देखें तो उनके हिसाब से बिंबिसार किस डायनेस्टी या किस कुला को बेसिकली बिलोंग करते थे? बहुत फेमस नाम है, हरियंका डायनेस्टी या हरियंका कुला। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावग, उसमें बिंबिसार की 500 वाइफ्स के बारे में मेंशन दिखाई देता है। सच्चाई हो सकती है कि शायद 500 जो नंबर दिया हुआ है ये एकदम एक्यूरेट ना हो, लेकिन बहुत क्लियर है कि इस टाइम पर भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब शादियां, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती रही कि किस तरीके से मगधन एम्पायर ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया थ्रू डिफरेंट मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद डिफरेंट अदर किंगडम्स। जैसे बिंबिसार ने शादी की महाकुशाला, और महाकुशाला कौन थी? जो कुशाला मतलब बेसिकली काशी आप कह सकते हैं, उनके जो किंग थे प्रशनजीत, उनकी सिस्टर। और इस शादी से या इस मैरिज से, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, काशी एक विलेज रहा, वो इनको डॉवरी के रूप में दिया गया बाय किंगडम कुशाला। इसके साथ साथ इन्होंने एक विदेहन प्रिंसेस के साथ भी मैरिज अलायंस की। उसके बाद खेमा, जो कि मदरा रूलर हुआ करते थे सेंट्रल पंजाब के, उनकी जो बेटी है खेमा, उनके साथ भी इन्होंने बिंबिसार ने शादी की, मैट्रिमोनियल अलायंस की। अच्छा, बिंबिसार की पहली कैपिटल कहां रही होगी? बहुत ज्यादा फेमस नाम है एंड आई नो यू नो इट, गिरिवराजा, जिसको राजगृहा भी कहा जाता है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन लीड की अगेंस्ट महाजनपद अंगा। और किस लिए? ऐसा माना जाता है कि शायद इनके फादर की जो डेथ हुई वो अंगा के जो किंग थे ब्रह्मदत्त, उनके हाथों शायद हुई होगी। उसका बदला लेने के लिए, उसका रिवेंज लेने के लिए बिंबिसार ने अटैक किया अंगा को। और क्या बिंबिसार इसमें सक्सेसफुल रहे होंगे? यस, कैंपेन सक्सेसफुल रही, बिंबिसार ने अंगा को अनेक्स कर लिया। और जो प्रिंस, इनके जो बेटे, जिनका नाम कुनेका था, जिनको आप दूसरे नाम से शायद ज्यादा जानते हो, अजात शत्रु, उनको चंपा का बेसिकली गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। इनफैक्ट बिंबिसार ने इनके जो बहुत फेमस फिजिशियन रहे जीविका, इनको भेजा, जो कि अवंती के किंग थे प्रद्योत्या, उनको अटेंड करने के लिए। तो क्लियरली यह दिखाई देता है कि जब अवंती के किंग प्रद्योत्या बीमार थे, इल थे, उनको अटेंड करने के लिए अपने पर्सनल फिजिशियंस को अगर भेजा जा रहा है, इसका मतलब कि बिंबिसार और अवंती के बीच में रिलेशंस काफी कॉर्डियल या अच्छे रहे होंगे। जो महावग है वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो बिंबिसार है, इनका किंगडम बहुत लार्ज हुआ करता था, जिसमें हजारों बहुत ही समृद्ध प्रॉस्परस विलेजेस या गांव भी हुआ करते थे। और ये जो विलेजेस थे बिंबिसार या मगधन एम्पायर के अंडर, इनको हेड कौन करता होगा? क्या कहा जाता होगा? ये एक विलेज हेडमैन द्वारा हेड किए जाते थे, एक असेंबली के थ्रू। और इन विलेज हेडमैन को कहा जाता था ग्रामर कास। इसके अलावा महावग में कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बारे में भी मेंशन दिखाई देता है, जिनको क्या कहा जाता था? महामात्रास। और ये महामात्रास के पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, मिलिट्री, सारे टाइप के बेसिकली फंक्शंस दिए जाते थे, जिनको आप मिनिस्टर्स की तरह मान सकते हैं। और अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ये देखा करते थे। इसके अलावा जो बिंबिसार का बाका रेटिन्यू है, उसमें एक इंडिविजुअल था जिसका नाम था सोना कोलेवेसा, एक फ्लावर गैदरर था,
जिसका नाम था सुमन, जिनका काम था कि हर रोज किंग बिंबिसार को जैस्मिन के फ्लावर्स ले जाके दें। इसके अलावा इनके एक मिनिस्टर थे कोलिया, एक ट्रेजरर थे कुंभघोषा का, और इनके फेमस फिजिशियन जिवा का। जो किंग का टाइटल है सेनिया, ऐसा लगता है कि इसलिए भी दिया गया हो क्योंकि इन्होंने शायद पहली बार एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को रिक्रूट किया और एक लार्ज स्टैंडिंग फोर्स को मेंटेन किया ऑन रेगुलर बेसिस। और ये सब फंडिंग सोर्सेस कहां से आते होंगे? जो स्टेट का रेवेन्यू ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जनरेट करते होंगे। मतलब ये शायद पहली बार हमको देखने को मिलता है कि इतनी लार्ज आर्मी को डिप्लॉय किया गया, मेंटेन किया गया। ये सिर्फ मर्सिनरीज पे बेसिकली डिपेंडेंट नहीं थे। मर्सिनरीज का मतलब है कि जब खेती नहीं हो रही है या जरूरत पड़े तब आप उनको बुला लीजिए, जब वॉर खत्म हो जाए उनको वापस भेज दीजिए। अब ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया कि लार्ज स्टैंडिंग रेगुलर आर्मीज को रिक्रूट किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए और जब भी जरूरत पड़े वॉर में उनको यूज किया जाए। जो अर्ली डायनेस्टीज रही हरियंका डायनेस्टी की, उनकी डेट्स को थोड़ा सा एग्जैक्ट फिक्सेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक रफ क्रोनोलॉजी अगर आप देख लें तो हरियंका डायनेस्टी सबसे पहले मगध में आई, और हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने सक्सीड किया होगा इनको? शैशुनागा, और शैशुनागा के बाद नंदा डायनेस्टी। ये तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही जिनके अंडर मगध ने बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ गेन की। पहला हरियंका डायनेस्टी बिंबिसार से स्टार्ट होके फिर शैशुनागा, फिर नंदा डायनेस्टीज। एक एक डायनेस्टी के बारे में डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। जो बिंबिसार हैं उनका रूल ऐसा दिखाई देता है कि 545 बीसी से लेके 493 बीसी तक रहा होगा। इनके बेटे अजातशत्रु, इनका 493 से लेके 462 बीसी, और उसके बाद जो अगली चार हरियंका किंग्स हैं अजातशत्रु के बाद, उनका 462 से 430 या 413 बीसी तक हरियंका डायनेस्टी खत्म हुई। नेक्स्ट डायनेस्टी आई शिशुनागा, और शिशुनागा डायनेस्टी और उनके जो सक्सेसर रहे ये बेसिकली 430 या 413 से लेके 364 बीसी। और जो लार्ज मेजर डायनेस्टी मगधन एम्पायर की कोट की जाती है, द नंदा डायनेस्टी, द नंदास, इन्होंने रूल किया रफली 364 बीसी या 345 बीसी से लेके 324 बीसी। ये जो डेट का कैलकुलेशन है कि किस किंग ने, किस डायनेस्टी ने कब से कब तक बेसिकली रूल किया, ये जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा रेफरेंस्ड है लॉर्ड बुद्धा की डेथ से, लॉर्ड बुद्धा के डिमाइस से। और उनके डिमाइस या डेथ को क्या कहा जाता है? परिनिब्बाना। तो अगर परिनिब्बाना की डेथ या परिनिब्बाना की डेट किसी भी वजह से थोड़ा आगे पीछे होती है तो ये सारी डेट्स भी बेसिकली एडजस्ट, हमको रीएडजस्ट करनी पड़ेंगी। अभी जो अजम्पशन है या जो क्रोनोलॉजी है, चाहे वो हरियंका डायनेस्टी हो, शिशुनागा डायनेस्टी हो, नंदा डायनेस्टी हो, ये सारी इस अजम्पशन पे हैं कि लॉर्ड बुद्धा की डेथ रफली 486 बीसी के आसपास हुई होगी। लेकिन अगर परिनिब्बाना की डेट को थोड़ा सा आगे हम ले आते हैं, फॉरवर्ड ले आते हैं बिटवीन 378 बीसी एंड 348 बीसी, तो ये सारी डेट्स भी ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी वर्ड ओवर ऑलमोस्ट अनइक्विवोकली यूनानिमसली हिस्टोरियंस का 486 बीसी जो परिनिब्बाना की या लॉर्ड बुद्धा की डेथ की डेट है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि क्या जेना ट्रेडिशंस हमको बताते हैं, क्या बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस या टेक्स्ट हमको बताते हैं। जेना टेक्स्ट या जेना ट्रेडिशंस के हिसाब से जो बिंबिसार थे ये किसके फॉलोअर रहे होंगे? लॉर्ड महावीर के। और उत्तर ध्यान सूत्रा जो कि जैन टेक्स्ट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसमें मेंशन है कि एक्चुअली बिंबिसार ने लॉर्ड महावीरा को कई बार विजिट किया, अपनी वाइफ्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ, और लॉर्ड महावीरा के बहुत डिवोटेड फॉलोवर ये रहे। वहीं दूसरी तरफ जैसा हमने कहा कि दोनों ट्रेडिशंस कॉम्पीट करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनका एफिलिएशन अपने ट्रेडिशन के साथ स्टैब्लिश किया जाए या अपने ट्रेडिशन की सुप्रीमेसी एक तरीके से स्टैब्लिश की जाए। वहीं जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो इनको लॉर्ड बुद्धा का बेसिकली डिवोट फॉलोअर बताते हैं, लॉर्ड महावीरा का नहीं। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सुत्त निपता, उसके हिसाब से बिंबिसार पहली बार लॉर्ड गौतम बुद्ध को
जो गौतम बुद्ध का एनलाइटनमेंट था उससे रफली 7 साल 7 ईयर्स पहले मिले। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई, ये जो बिंबिसार की कैपिटल है राजगृहा, वहां पर हुई। वहां पर लॉर्ड बुद्धा ने मगधन कैपिटल को अपने बहुत सारे डिसाइपल्स के साथ बेसिकली विजिट किया। बिंबिसार को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, उसके अलावा मॉन्क्स के लिए मील्स होस्ट करना, पैलेस में उनको रिस्पेक्ट देना, उनके लिए गिफ्ट देना, और एक पार्क इन्होंने गिफ्ट किया जिसका नाम है वेलुवाना। वो इन्होंने गिफ्ट किया किसको? जो बुद्धा संघ होते हैं उनको। उसी तरीके से दूसरे ओकेजन पे, दूसरे मौके पे बिंबिसार ने जो इनके फेमस फिजिशियन रहे जीविका, उनको भेजा लॉर्ड बुद्धा और उनके जो बाकी मॉन्क्स हैं उनको अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस देख लें या बुद्धा टेक्स्ट देख लें तो उनके हिसाब से जो बिंबिसार की वाइफ रही खेमा, इनको बहुत निपुण वेल वर्स बताया जाता है लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स में, ट्रेडिशंस में। कई सारे रूल जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, विनय पिटका, ऐसा कहा जाता है कि जो इंटरेक्शन था बिंबिसार और लॉर्ड बुद्धा, उनके इंटरेक्शन की वजह से ही बहुत सारे रूल्स विनय पिटका में इंसर्ट किए गए। जैसे जो मॉन्क्स हैं कि भाई किस तरीके से कब मॉन्क्स फ्रूट्स खाएंगे, या जब मॉनसून जब तक चलता रहेगा किस तरीके से मॉनसून रिट्रीट होगा, कैसे उसको सेलिब्रेट किया जाए, कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाए, और उस वक्त मॉन्क्स का क्या कंडक्ट होगा कि जो सोल्जर्स हैं वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं बेसिकली उनका। तो कई सारे जो रूल्स विनय पिटका में हमको देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का यह भी कहना है कि ये जो इंटरेक्शन रहा बिटवीन बिंबिसारा एंड लॉर्ड बुद्धा, इसका ही बेसिकली आउटकम वो रहा। इनफैक्ट एक इंसिडेंट कोटेड है जिसमें लिखा है कि जब लॉर्ड बुद्धा के पास शायद उस वक्त पैसे नहीं होंगे कि उनको गंगा क्रॉस करवाने के लिए वो फेरीमैन को या जो नाव चलाने वाले हैं उनको बेसिकली पे कर सकें, तो जब बिंबिसार को इस बात का पता चला तो उन्होंने जितने भी फेरी चार्जेस हैं, अगर ऐसे मॉन्क्स बेसिकली ट्रेवल करते हैं फेरी में तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इस तरह के रूल्स को अंजाम दिया। अब ये कहानियां कितनी सच हैं, कितनी सिर्फ मिथ हैं, इसको कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि कहानियों की सच्चाई एक तरफ, लेकिन क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बिंबिसार और इनके इंटरेक्शन विद लॉर्ड बुद्धा का इतनी बार मेंशन है, इतना एम्फेसिस है कि जो बिंबिसार हैं उनको अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है। साथ ही साथ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से बिंबिसार को किसने मारा होगा? बिंबिसार को एक्चुअली मारा उनके बेटे कुनिका, और बेटे कुनिका का दूसरा फेमस नाम क्या है? अजात शत्रु, जिनको अजात शत्रु भी कहा जाता है। और अजात शत्रु ने ऐसा क्यों किया होगा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से? क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा के विकेट कजन थे देवदत्ता, उनके बहकाने पर अजात शत्रु ने शायद अपने फादर बिंबिसार को बेसिकली मारा होगा, किल किया होगा। लेकिन बाद में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अजात शत्रु को इस चीज का बहुत बुरा लगा और वो अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए लॉर्ड बुद्धा की शरण में गए। वहीं जैना ट्रेडिशंस के हिसाब से जो अजात शत्रु हैं, उन्होंने अपने फादर को जेल में डाल दिया ताकि खुद बेसिकली किंग बन जाएं। लेकिन जो अजात शत्रु के फादर बिंबिसार हैं, उनकी जो क्वीन है चेलना, वो प्रिजन में भी अपने हस्बैंड के लिए इतनी ज्यादा डिवोटेड रही कि उसको देखकर अजात शत्रु को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ, रिमोर्स हुआ कि मैंने क्या कर दिया अपने फादर के साथ। और इसी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अब अपने फादर की बेड़ियां तोड़ दूंगा और उन्हें जेल से रिलीज कर दूंगा। तो एक आयरन क्लब लेके, एक आयरन लॉर्ड लेके जब वो चेन तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो बिंबिसार, इनके फादर को ऐसा लगा कि शायद मेरा बेटा अजातशत्रु मुझे एक्चुअली मारने के लिए आगे आ रहा है। और इससे पहले अजातशत्रु अपनी बात कह पाते, उनको फ्री कर पाते, बिंबिसार ने पॉइजन कंज्यूम करके अपनी लाइफ को खुद ने ही एंड कर लिया। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में थोड़ी सी अलग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, थोड़ा सा अलग नरेशन, और जैन ट्रेडिशंस में किंग्स वही हैं, बेटे वही हैं, किंगडम वही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग नरेशन। मतलब दोनों ट्रेडिशंस लगातार कंपीट करते हैं, अलग अलग नैरेटिव्स
और उनके जो मेन किंग्स हैं उनको अपने ट्रेडिशंस के साथ कैसे अटैच कर लिया जाए। ये जो स्टडी एक्सपेंशन रहा मगधा किंगडम का, मगधा एम्पायर का, ये अजात शत्रु के टाइम पे और ज्यादा तेजी से बढ़ा। इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई कुशाला के साथ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी प्रोसेस का। समझने की कोशिश करते हैं। कोशाला के किंग प्रसन्नजीत इस बात से बहुत फ्यूरियस थे, नाराज थे कि अजात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को क्यों मारा। और ये जो पेट्रिसाइड अजात शत्रु ने किया अपने फादर का, ये इस वजह से, इस बात से ज्यादा नाराज थे प्रसन्नजीत क्योंकि महाकोशाला बिंबिसार की जो एक वाइफ थी वो किसकी सिस्टर थी? प्रसन्नजीत की। तो जब बिंबिसार की डेथ हुई, उस दुख में, उस ग्रीफ में, जो प्रसन्नजीत की सिस्टर है महाकोशाला, जो बिंबिसार की वाइफ थी, वो भी कुछ समय बाद बेसिकली डेथ हो गई। इस चीज से प्रसन्नजीत को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैंने जो काशी विलेज डॉवरी में दिया था अपनी सिस्टर की शादी में, मैं उस काशी विलेज को मगध एम्पायर से वापस लेता हूं। यह बात अजात शत्रु को अच्छी नहीं लगी और दोनों ही एम्पायर्स में युद्ध छिड़ गया। वॉर हुआ कोशाला और मगधा के बीच में। एक बार प्रसन्नजीत हारे, अपनी कैपिटल उनको छोड़ के भागना पड़ा। वहीं दूसरी बार अजात शत्रु को बेसिकली कैप्चर कर लिया गया, लेकिन उनकी लाइफ को स्पेयर कर दिया गया। लेकिन बाद में दोनों ही किंग्स, मतलब प्रसन्नजीत एंड अजात शत्रु, इन्होंने एक ट्रीटी बेसिकली साइन कर ली और इस पीस डील के तहत जो काशी विलेज प्रसन्नजीत ने मगधन एम्पायर से वापस लिया था, इस काशी विलेज को अजात शत्रु या मगधन एम्पायर को वापस कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इस पीस डील के बाद जो अजात शत्रु हैं मगधन किंग, उनको कोशाला की जो प्रिंसेस थी जिनका नाम था वजीरा, उनको भी मैरिज में बेसिकली दे दिया गया। अगेन ये एम्फसाइज करता है कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस वक्त की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। जो प्रसन्नजीत हैं बाद में अपने ही राज्य में, अपने ही किंगडम में एक बेसिकली कूप में मार दिए गए। और जब ये कू उनके किंगडम में हो रहा था, उनको डीथ्रोन करने के लिए, उनको मारने के लिए, तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की कि मैं राजगृह की तरफ चला जाऊं ताकि अजात शत्रु की मैं हेल्प ले सकूं। लेकिन इससे पहले अपने सिटी गेट्स को वो क्रॉस कर पाते, उससे पहले ही प्रसन्नजीत की कोशाला में डेथ हो गई। दोस्तों, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रही मगधन एम्पायर वर्सेस कोशाला। दूसरा जो मेजर सक्सेस है अजात शत्रु का, वो है लिच्छवीज के ऊपर कैसे मगधन एम्पायर या अजात शत्रु ने अपनी विक्ट्री गेन की। अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की हम माने तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, ये लड़ाई हुई, कैसे शुरू हुई होगी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टार्ट की लिच्छवीज ने, कि एक्चुअली जो लिच्छवीज थे उन्होंने अजात शत्रु को प्रॉमिस किया कि एक जो ज्वेल माइन है, जो कहां पर है, एक इंपॉर्टेंट हिल पोर्ट है रिवर गंगा पे, उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको फेयरली, इक्वली बेसिकली डिवाइड किया जाएगा लिच्छवीज के बीच में, अजात शत्रु या मगधन एम्पायर के बीच में। लेकिन बाद में ये जो लिच्छवी किंगडम रहा, इन्होंने अपने प्रॉमिस को मानने से मना कर दिया और इसी बात को लेके मगधन एम्पायर और लिच्छवीज के बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। वही अगर हम जैना ट्रेडिशंस की बात देखें तो डिफरेंट टाइप की स्टोरी, अल्टीमेट आउटकम वही, लेकिन नरेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहा। जैना ट्रेडिशंस के हिसाब से जो यंग प्रिंसेस रहे हाला एंड वेहाला, जो इनके स्टेप ब्रदर थे अजात शत्रु, इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिफेंट हुआ करते थे जिसका नाम था सेयनागा। सेयनागा का मतलब है स्प्रिंकलर, क्योंकि ये एलिफेंट ऐसा माना जाता है कि उस वक्त अपनी ट्रंक में या अपनी सूंड में पानी भर के कोर्ट के अंदर जितनी भी वुमेन हुआ करती थी उनके ऊपर ये पानी स्प्रे करते थे। इनको बहुत वैल्यूबल माना जाता था, बहुत रिवर किया जाता था। इस सेयनागा एलिफेंट के अलावा एक बहुत वैल्यूबल नेकलेस हुआ करता था जिसमें 18 स्ट्रिंग्स थे पर्ल्स के। इनको जब उन्होंने अपने फादर बिंबिसार से प्राप्त किया तो इन्होंने इसको अपने स्टेप ब्रदर अजात शत्रु के साथ शेयर करने से मना कर दिया। और इनफैक्ट ये जो प्रिंसेस थे हला और वेहला, ये एक्चुअली मगध एम्पायर से भागकर छोड़कर इनकी जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वैशाली में, वहां पर जाके दोनों छुप गए कि ये जो प्रीशियस आइटम्स हैं हम एलिफेंट शेयर नहीं करेंगे और ये जो 18 स्ट्रिंग का जो पर्ल नेकलेस है इसको भी हम अजात शत्रु के साथ शेयर नहीं करेंगे।
और इस वजह से अजातशत्रु ने फिर लिच्छवीज वैशाली पे अटैक कर दिया। लिच्छवीज उस वक्त बहुत पावरफुल किंगडम हुआ करता था। इनफैक्ट लिच्छवीज अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे जो गण हैं, और गण और संघ क्या है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका सपोर्ट लिच्छवीज को उस वक्त मिला हुआ था, और कोशाला का भी सपोर्ट इस वक्त लिच्छवीज के पास ही हुआ करता था। इनफैक्ट लिच्छवीज को यह माना जाता है कि इस टाइम में लिच्छवीज अपनी पावर के एकदम पीक पे थे। अजातशत्रु को यह बात समझ में आ गई कि अगर मैं अकेला लड़ूंगा लिच्छवीज के सामने तो शायद मैं ना जीत पाऊं। अजातशत्रु ने थोड़ा सा दिमाग का यूज किया, और उन्होंने अपने मिनिस्टर, जिनका नाम था वासकरा, इनको अंडरकवर मिशन पे भेजा कि आप लिच्छवीज के बीच में जाइए और उनके जो अलग अलग बेसिकली किंग्स हैं, मंत्रीज हैं या रूलिंग क्लास हैं, उनकी रैंक्स हैं, उनके बीच में फूट डाल दीजिए, डिसेंशन डाल दीजिए। और इनके जो मिनिस्टर थे वसाकारा, इन्होंने वो फूट डालने का काम या डिसेंशन डालने का काम बहुत सक्सेसफुली किया। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से जब अजातशत्रु ने फाइनली अटैक किया लिच्छवीज के ऊपर, तो लिच्छवीज तो आपस में ही पहले लड़ाई में बिजी थे, क्वेरल में बिजी थे, और इस वजह से अजातशत्रु के लिए बड़ा आसान हो गया लिच्छवीज को डिफीट करना या हराना। जैना टेक्स्ट के हिसाब से अजातशत्रु ने दो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स यूज किए इस वॉर में लिच्छवीज के साथ। क्या क्या? पहला तो एक कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब है एक बड़ा मशीन टाइप, जिसमें आप बड़े पत्थर्स को दूसरे के फोर्ट में या दूसरे की आर्मीज या दूसरे के ऊपर आप हर्ल कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। यह शायद लार्ज स्केल में पहली बार इस पर्टिकुलर वॉर बिटवीन मगधन एम्पायर एंड लिच्छवीज यूज होता हुआ दिखाई दिया, कैटापुल्ट। और दूसरा चैरियट, रथ, ऐसा चैरियट जिसके साइड में मेस बेसिकली अटैच थी, ताकि जब वो चैरियट जो दूसरी आर्मी थी उसके बीच में से निकलता था तो एकदम हैवॉक, डिवास्टेशन क्रिएट बेसिकली करता था। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, कैटापुल्ट, चैरियट विद एन अटैच्ड मेस, यूटिलाइज किया किसने? अजातशत्रु ने। किसके खिलाफ? लिच्छवीज के खिलाफ। और अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए लिच्छवीज के अगेंस्ट अजातशत्रु ने एक और इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। अजातशत्रु ने यह इंश्योर किया कि जो पाटलीग्राम है रिवर गैंगेज पे, जिसका बाद में क्या नाम पड़ गया, जिसको बहुत फेमसली हम सब लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र, इस पाटलीग्राम या पाटलिपुत्रा को पूरी तरह फोर्टिफाई कर दिया जाए, ताकि जो लिच्छवीज की आर्मी है उसको पेनिट्रेट ना कर पाए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अजातशत्रु और लिच्छवीज के बीच में, ये काफी लंबे समय तक चलती रही। रफली कितने टाइम तक? रफली 16 ईयर्स, फ्रॉम 484 टू 468 बीसीई। और अल्टीमेटली कौन जीता होगा? लिच्छवीज? अजातशत्रु? अजातशत्रु। मगधन इमर्ज्ड एज द विक्टर इन दिस वॉर टू। उसके बाद अजातशत्रु ने कोशाला को हराने के बाद, अजातशत्रु ने लिच्छवीज को हराने के बाद, अजातशत्रु ने जो चंदा प्रद्योता है कौन से किंगडम के? अवंती, उनको भी डिफीट किया गया। ये इस पर्टिकुलर केस में बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने ही जैन ट्रेडिशंस के हिसाब से लॉर्ड महावीर को फॉलो किया। और अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की आप बात देखें तो चाहे बिंबिसार हो चाहे अजातशत्रु हो, दोनों को लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते हुए मेंशन किया गया है। जैन टेक्स्ट के हिसाब से जो किंग हुआ करते थे, चाहे वो बिंबिसार हो या उनके सक्सेसर बेटे अजातशत्रु हो, ये फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे लॉर्ड महावीरा को। बहुत बार उनके साथ कॉन्वर्सेशंस होते थे, चाहे वो वैशाली हो या चंपा हो। और इस वजह से मगधन एम्पायर या हरियंका डायनेस्टी के बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों की स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस हुआ करती थी लॉर्ड महावीरा की टीचिंग्स की तरफ। वहीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट अजातशत्रु को अप्रोच करते हुए दिखाते हैं लॉर्ड बुद्धा को। और किस वजह से अजातशत्रु लॉर्ड बुद्धा को अप्रोच करते हैं? कि उन्होंने अपनी फादर को जो किल किया या उनकी डेथ का कारण बने, इस चीज की गिल्ट, इस चीज का रिमोर्स, इस चीज का पश्चाताप एक्सप्रेस करने के लिए। और बात यहां तक हुई कि जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई तो अजातशत्रु कुशीनारा गए कि जो लॉर्ड बुद्धा के बचे हुए रेलिक्स हैं उसका एक पोर्शन लेने के लिए। और उन्होंने कहा
क्योंकि मैं भी लॉर्ड बुद्धा की तरह क्षत्रिय हूं, तो उनके जो रेलिक्स हैं उनके एक हिस्से पे मेरा भी हक बनता है। और उसके बाद अजातशत्रु ने कई सारे रेलिक स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करवाया। कहां पर? जो इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, राजगृहा। बहुत सारी जो बुद्धा मोनेस्ट्रीज थी राजगृहा के आसपास, उनको इन्होंने मेंटेन करवाया, रिपेयर करवाया। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से ये इतने रिवर्ड थे लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स के प्रति कि अजातशत्रु ही वो किंग रहे जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया। कहां पर? जो इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, राजगृहा। क्या थी बुद्धिस्ट काउंसिल? और ये लॉर्ड बुद्धा की डेथ से पहले कंडक्ट की गई, लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद कंडक्ट की गई। तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल रही, एक बहुत बड़ी, बहुत ग्रांड असेंबली रही, जो इंपॉर्टेंट मॉन्क्स हुआ करते थे, एमिनेंट मॉन्क्स हुआ करते थे उनकी। और इसको अजातशत्रु ने कंडक्ट करवाया राजगृहा अपनी कैपिटल में, लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद। अजातशत्रु की जो विजिट रही लॉर्ड बुद्धा के पास, ये काफी क्लियरली जो सेंट्रल इंडिया की बुद्धिस्ट साइट है बहरूद, उस पे कई रिलीफ पैनल्स हैं 2nd सेंचुरी बीसी के, उसमें बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। अगर आप सेंट्रल इंडिया की जो बुद्धिस्ट साइट है बहरूद, उस पे अगर आप जाएंगे तो उसमें 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट सीन्स को डिपिक्ट किया है। जो पहला सीन है, पहला रिलीफ पैनल है लोअर साइड में, उसमें दिखाया गया कि एक रॉयल प्रोसेशन है, कि कोई राजा आ रहे हैं, एक किंग है, वो एलिफेंट को राइड कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी उनकी क्वींस हैं, वो भी एलिफेंट्स पे हैं, वो बेसिकली एक प्रोसेशन में जा रहे हैं। उसके बाद राइट में जो सेकंड पैनल है, उसमें दिखाया है कि किंग है, वो एलिफेंट से डिस्माउंट हुए, उतरे, और 2 मैंगो ट्रीज उनके राइट साइड में है, वहां पर जाके खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे हो। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट सीन है, कहां के सीन है ये? सेंट्रल इंडियन बुद्धिस्ट साइट ऑफ बरूद। थर्ड सीन में, जो कि रियर लेफ्ट में है, किंग और क्वीन अपने हाथ जोड़कर वहां पर खड़े हैं। और जो लास्ट सीन है राइट में, उसमें किंग, ऐसा लगता है कि जो फुटप्रिंट बियरिंग थ्रोन है, जिसमें सिर्फ पैरों के निशान हैं, जो सिंबलाइज करते हैं किसको? लॉर्ड बुद्धा को, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और इनफैक्ट ये क्लियरली डिपिक्ट करता है अजातशत्रु की विजिट को, लॉर्ड बुद्धा को, क्योंकि वहां साथ साथ में एक प्राकृत इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अजातशत्रु भगवतो वंदते, मतलब अजातशत्रु वर्शिप्स लॉर्ड बुद्धा। तो क्लियरली इंस्क्रिप्शंस, खासतौर से सेंट्रल इंडिया का बुद्धिस्ट साइट जो है बरूद, उसके जो इंस्क्रिप्शन, उसके जो रिलीफ पैनल है 2nd सेंचुरी बीसी के, उसमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज, एक स्ट्रॉन्ग रॉयल पैट्रोनेज, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा उस वक्त की हरियंका डायनेस्टी, खासतौर से अजातशत्रु और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, लॉर्ड बेसिकली बुद्धा का। अजातशत्रु के बाद फिर क्या हुआ मगधन एम्पायर में या हरियंका डायनेस्टी में? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अजातशत्रु के बाद 4 और बेसिकली किंग्स हुए, जिन्होंने टोटल रफली 56 ईयर तक वहां पर रूल किया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अजातशत्रु के बाद जो इमीडिएटली किसने सक्सीड किया, उसका नाम बताते हैं उदयभद्रा। वहीं जैन टेक्स्ट उनका नाम बताते हैं उदयभद्रा या उदयन। जो पुराना टेक्स्ट है, वो पुराण हमारे कहते हैं कि अजातशत्रु और उदयन या अजातशत्रु और उदयभद्रा के बीच में एक और रूलर रहे, जिनका नाम था दर्शक। उदयन को भी ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली शायद इन्होंने भी अपने फादर का मर्डर किया होगा। लेकिन वहीं जो जैना ट्रेडिशंस हैं, वो कहते हैं कि पेट्रीसाइड या अपने फादर को किल करने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जो उदयन है अजातशत्रु के जो नेक्स्ट सक्सेसर रहे, वो एक डिवोटेड सन थे। और इनफैक्ट उन्होंने जब अपनी फादर की विक्ट्री अजातशत्रु की चंपा पे, उसके बाद जब किंगशिप बने, और इन्होंने फाउंड की उदयन ने द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। ये एक डिवोट जैन हुआ करते थे, फ्रीक्वेंट फास्टिंग को फॉलो करते थे। साथ ही साथ उदयन की डेथ हुई एक असैसिन, जिसको हायर किया किसने? किंग ऑफ अवंती ने, उसके द्वारा इनको मारा गया। और जब इनको मारा गया तो उस वक्त भी
एक ये लॉर्ड महावीरा के इंपॉर्टेंट रिलीजियस डिस्कोर्स को सुनते हुए पाए गए। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैना ट्रेडिशंस दोनों कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट रूलर्स डायनेस्टीज को अपने ट्रेडिशंस के साथ किस तरीके से मैच किया जाए। पुराणास के हिसाब से ओडियन के सक्सेसर कौन रहे? नंदी वर्धन और महानंदिन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अनिरुद्ध, मुंडा और नागा दर्शका, ये बेसिकली उदयभद्रा या ओडियन के सक्सेसर रहे। यह भी कहा जाता है कि ओडियन या ये जो चार बेसिकली किंग्स रहे 56 ईयर जिन्होंने रूल किया अजातशत्रु की डेथ के बाद, फाइनली जो मगध की पब्लिक है, इन्होंने जो रूलिंग फैमिली है उसको मगध से बाहर निकाल दिया और वहां के एक इंपॉर्टेंट अमात्य कहा जाता था कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल हो जिसका नाम क्या था? शिशुनागा, उनको किंग की तरह अपॉइंट बेसिकली कर दिया। तो इसका मतलब यहां खत्म होता है बिंबिसार ने जो एक चैप्टर, एक फेज स्टार्ट किया मगधन एम्पायर के राइज में, जिसको उनके सन अजातशत्रु ने आगे बढ़ाया। चाहे कोशाला के साथ लड़ाई हो, लिच्छवीज के साथ लड़ाई हो, अवंती के साथ लड़ाई हो, या फिर राजगृह को स्टैब्लिश करना हो, उनकी बेसिकली रेफरेंस हो लॉर्ड बुद्धा या लॉर्ड महावीरा को, स्तूपास में रिलीजियसली का कंट्रीब्यूशन रहा हो, उसके बाद ओडियन का बेसिकली रूल रहा हो, या चार जो डिफरेंट किंग्स रहे 56 ईयर हरियंका डायनेस्टी का रूल रहा हो, वो रूल अब खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के बाद शिशुनागा डायनेस्टी का स्टार्ट मगधन एम्पायर में। शिशुनागा अपनी जो सेकंड कैपिटल रही इनकी वैशाली में, यह लिखा हुआ है महावंशिका में, और इसमें इनफैक्ट यह भी लिखा हुआ है कि जो शिशुनागा थे, ये जो लिच्छवी राजा थे वैशाली के, उनके बेसिकली सन हुआ करते थे। और ये शिशुनागा सक्सेसफुल रहे कि जो अवंती की जो प्रद्योत्तर डायनेस्टी थी उसको डिस्ट्रॉय बेसिकली करने में। जो किंगडम्स थे, चाहे वत्सा का देख लें, कुशाला का देख लें, इनको भी शिशुनागा ने अपने में अनेक्स कर लिया। और जो काल अशोक हैं, जिनको काकावर्णा कहा जाता है पुराण्स में, ये शिशुनागा के सन हुए और सक्सेसर हुए। और इनके सन और सक्सेसर ने अपनी कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट किया पाटलिपुत्रा में, और ये इन्हीं के दौरान जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रही उसको बेसिकली कंडक्ट किया गया। कहां पर? वैशाली में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कहां ऑर्गेनाइज की? सबसे पहले अजातशत्रु ने लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई? वैशाली में। किसके अंडर? शिशुनागा के सन और सक्सेसर काल अशोक के टाइम पे। शिशुनागा डायनेस्टी भी ऐसा लगता है इसका जो एंड हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, बहुत ब्लडी हुआ। जो किंग्स हैं, जो सन्स हैं, उनको मर्डर कर दिया गया। और शिशुनागा डायनेस्टी जब खत्म हो गई तो जो नेक्स्ट डायनेस्टी है नंदा डायनेस्टी, उसने अपने आप को मगधन थ्रोन पे स्टैब्लिश किया। पुराण्स के हिसाब से जो फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के, महापद्म नंदा, वहीं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से इनको उग्रसेन बेसिकली कहा जाता है। जो जैना परिशिष्ट पवान हैं, उनके हिसाब से जो पहले नंदा किंग थे वो किसके सन थे? एक बार्बर के सन थे। और बार्बर के सन किससे थे? एक कोर्ट में कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल गणिका थे जिनके बेसिकली साथ रिलेशनशिप है। जो ग्रीक राइटर हैं कर्टियस, उनका भी कहना है कि जो महापद्म नंदा थे या नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो एक बार्बर हुआ करते थे। और एक्चुअली ये एक रिलेशनशिप की वजह से इनका जन्म हुआ, बर्थ हुई बिटवीन द क्वीन एंड ए बार्बर। और उस बार्बर ने क्वीन के कहने पे उस वक्त के जो किंग थे उनको बेसिकली मार दिया। पुराण्स के हिसाब से महापद्मनंद जो सन हुआ करते थे शिशुनागा डायनेस्टी के, और ये बेसिकली पैदा हुए उनके रिलेशनशिप से एक शूद्रा वुमेन के साथ। और इस वजह से जो रॉयल डायनेस्टी थी उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। इस वजह से नंदा किंग्स को पुराण्स में अधर्मिका भी कहा जाता है कि ऐसे लोग, ऐसी डायनेस्टी जो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट नंदास को अननोन लीनिएज या अनंत कुला कहते हैं। इसका मतलब इनकी लीनिएज का कोई पता नहीं है। तो चाहे वो बार्बर के सन हो या अनंत कुला हो या शिशुनागा डायनेस्टी के ही बेसिकली सक्सेसर हो एक शूद्रा वुमेन के रिलेशनशिप के साथ, ये क्लियर हो ना हो, ये बहुत क्लियर हो गया कि चाहे पुराणिक सोर्सेस हो, बुद्धिस्ट सोर्सेस हो
जैना ट्रेडिशंस हो। इसमें जो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर हैं या पूरी नंदा डायनेस्टी है, इसको क्लियरली रॉयल पैट्रोनेज के बजाय किसी और लीनिएज को एट्रीब्यूट किया गया है। और तीनों ही सोर्सेस के हिसाब से 9 नंदा किंग्स हुए। पुराण के हिसाब से जो पहले किंग हैं, ये 9 किंग्स में से पहले किंग हुए, बाकी उनके बेटे हुए, बेटे हुए, बेटे हुए। वहीं बुद्धिस्ट किंग के हिसाब से कि एक मेन किंग हुआ, बाकी जो 8 थे टोटल 9 किंग्स में से, वो इनके ब्रदर हुए, ना कि इनके बेटे हुए। पुराण महापद्म को एक ही बेसिकली बेटा मेंशन करते हैं, जो है सुकल्प। जो महाबोधि वंशा है वो 9 किंग्स की क्लियर लिस्ट हमको देते हैं। जैसे उग्रसेन पहले किंग हुए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से, फिर पंदुका, फिर पंडुगति, फिर भूतपाला, फिर राष्ट्रपाला, फिर गोविशंका, फिर दशाधिकारा, फिर कैवर्ता एंड फिर धना। तो 9 डिफरेंट किंग्स हुए नंदा डायनेस्टी के। जो पुराण्स हैं ये महापद्म के बारे में कहते हैं कि एक्चुअली ये ऐसे किंग हुए जिन्होंने सॉवरेनिटी, एक रथ को बेसिकली स्टैब्लिश किया, और इनको क्षत्रियास के अपरूटर, मतलब क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला भी पुराण में कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट जो विक्ट्री रही नंदास की, वो रही कलिंग के ऊपर इनकी विक्ट्री। और इस विक्ट्री को कहां डिपिक्ट किया गया है, कहां दिखाया गया है? जो खारावेल का हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन है, उसमें नंदास ने जब कलिंग के ऊपर अपनी विक्ट्री की या जीत दर्ज की, उसको स्टैब्लिश किया गया है। ये जो खारावेल का हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन है, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि एक किंग है जिनका नाम है नंदा, उन्होंने एक कैनाल बनाई और उन्होंने चाहे एक जेना श्राइन हो या कलिंगा हो, उसके ऊपर अपनी विजय पताका को फाइनली फहराया। गोदावरी रिवर पे एक जगह है नौ नंदधेरा, या जिसको आप नांदेड़ के नाम से जानते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि महापद्म नंदा का एम्पायर इतना बड़ा था कि यह साउथ इंडिया या रिवर गोदावरी तक, नांदेड़ तक भी फैला हुआ था। लेकिन बाकी लोग या बाकी जो सोर्सेस हैं, ये कि विंध्यास के आगे या ट्रांस विंध्यन एक्सटेंशन होगा मगधन एम्पायर का नंदा डायनेस्टी के अंडर, इसके बहुत ज्यादा एविडेंस को प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन कुल मिला के यह बहुत क्लियर है कि महापद्म के अंडर नंदा डायनेस्टी, मगधन एम्पायर बहुत पावरफुल किंगडम या महाजनपद के रूप में इमर्ज होता रहा। अलेक्जेंडर ने जब इन्वेजन किया होगा इंडिया में, तो कौन सी डायनेस्टी उस वक्त रूल कर रही होगी? हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी या नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। और वो कौन किंग होंगे उस वक्त जब अलेक्जेंडर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, इन्वेड किया? धननंद। धननंद वॉज द रूलर ऑफ मगधा व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, ग्रीक अकाउंट्स हैं, ये धननंद को जेंट्रिमस भी कहते हैं या एग्रिमस भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड्स हैं दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है। ये धननंद को एक बहुत पावरफुल किंग के रूप में डेपिक्ट करते हैं, जो उस वक्त रूल करते थे प्राची या प्राच्या, ईस्टर्न पीपल मतलब ईस्टर्न साइड, साथ ही साथ गंगेरडे मतलब कि लोअर गंगा वैली बेसिकली तक। कर्टियस ग्रीक हिस्टोरियन वो धननंद के बारे में या नंदा एम्पायर के बारे में बताते हैं कि इतनी बड़ी इनकी आर्मी रही कि इनकी आर्मी में रफली 20,000 20,000 कैवलरी और 2 लाख इन्फेंट्री और 2,000 चैरियट्स और 3,000 एलिफेंट्स रहे। ग्रीक अकाउंट्स, जो बाकी ग्रीक अकाउंट्स हैं, वो एलिफेंट्स को 4,000 से 6,000 के बीच में एस्टिमेट करते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत क्लियर है कि ग्रीक्स ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि धननंद या नंदा डायनेस्टी या मगधन एम्पायर उस वक्त बहुत फॉर्मिडेबल आर्मी मेंटेन करता था जब अलेक्जेंडर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अलेक्जेंडर ने जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, तो क्या मगधन एम्पायर अलेक्जेंडर या मैसिडोनियन इन्वेजन के सामने खड़ा हो पाया? कुछ देर में इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बाद के जो सोर्सेज हैं ये भी क्लियरली बताते हैं कि धननंद बहुत पावरफुल था, लेकिन बहुत शायद ग्रीडी रहा होगा, अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करता होगा। इसकी वजह से अपने किंगडम में, अपने एम्पायर में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं पाया गया।
जैना ट्रेडिशंस के हिसाब से नंदास के कई सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनकी क्या लीनिंग्स होती होंगी, क्या इंक्लिनेशन होता होगा जैना ट्रेडिशंस की तरफ। जैसे कल्पा का एक मिनिस्टर के बारे में मेंशन है जो कि फर्स्ट नंदा किंग के एक मिनिस्टर हुआ करते थे। जैना टेक्स्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो मिनिस्टीरियल ऑफिस हुआ करते थे उस वक्त हेरिडेटरी, मतलब फादर के बाद सन के बाद उसके सन, इस तरीके से वो फॉलो हुआ करता था। उन्होंने एक नैरेटिव भी बताया है कि जो शक्ताला है जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे, जो 9th लास्ट नंदा किंग थे, उनकी पोजीशन को जब उनके सन जिसका नाम था स्थूलभद्रा उनको ऑफर किया गया तो स्थूलभद्रा ने उस पोजीशन को, मिनिस्टीरियल पोजीशन को लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं एक मिनिस्टर बनने की बजाय मैं एक जैन मॉन्क बनना ज्यादा पसंद करूंगा। और जब उनके बेटे ने इस चीज को लेने से मना कर दिया तो एक्चुअली स्थूलभद्रा के जो ब्रदर भाई रहे श्रियाका, उनको वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन ऑफर की गई। जो नंदा किंग्स हैं, इन्होंने जो हरियंका डायनेस्टी है या शैशुनागा डायनेस्टी ने जो बहुत पावरफुल बनाया मगधन एम्पायर को, उसको और ज्यादा आगे ले गए। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि नंदा किंग्स के अंडर ही शायद मगधन एम्पायर को द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाना अप्रोप्रिएट होगा। द फर्स्ट, पहला ग्रेट एम्पायर, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब पहला ऐसा एम्पायर नॉर्थ इंडिया को जिसको ट्रू सेंस में एक मेजर एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश होना कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ी डिबेट इस बात को लेके है कि चाहे वो हरियंका डायनेस्टी हो, शैशुनागा डायनेस्टी हो या नंदा डायनेस्टी हो, इन्होंने जब मगधा के ऊपर रूल किया तो मगध ही ऐसा क्यों महाजनपद रहा कि दूसरों के मुकाबले पॉलिटिकली इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। बाकी महाजनपद, बाकी किंगडम्स इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? कई रीजंस एक्चुअली इसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि जो मगध की ज्योग्राफिकल पोजीशन है या भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत फेवरेबल हैं। इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल थी राजगृहा, ये सराउंडेड बेसिकली थी 5 अलग अलग हिल्स से जिनको डिफेंड करना बड़ा आसान हो जाता था। और जो नई कैपिटल थी शैशुनागा डायनेस्टी में स्टैब्लिश की गई पाटलिपुत्रा में, उसकी भी जो लोकेशन है वो बेसिकली लोकेटेड है जो रिवर गंगा है और रिवर सोन है इसके जंक्शन पे। और गंगा और ट्रिब्यूटरीज जो सोन है साउथ में कवर करती हैं, गंडक और गोगरा नॉर्थ में बेसिकली कवर करती हैं। ये इसको एनिमी इन्वेजन से तो प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन दूसरा मेजर एडवांटेज ये है कि ये इस किंगडम को इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के साथ भी कनेक्ट करती हैं दोस्तों। तो एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया हिल्स के थ्रू या रिवर्स के थ्रू, और दूसरा क्योंकि रिवर्स के जंक्शन पे है पाटलिपुत्रा तो एक्चुअली वहीं से मरीन ट्रेड रूट्स को फॉलो करना या रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना या अर्न करना बड़ा फेवरेबल रहा मगधन एम्पायर के लिए। कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि जो मगध की फ्रीडम रही, किससे फ्रीडम रही? ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी से, क्योंकि ज्यादातर जो रूलर्स रहे वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करने की बजाय या तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते थे या जैना ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं यह भी एक एसेट हो सकता है कि शायद ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, ज्यादा क्रिएटिविटी हो, इस वजह से भी शायद मगधन एम्पायर को फ्लरिश करने में काफी हेल्प मिली हो। लेकिन रियल में क्या इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, इसको असेस करना, इस पे कोई वर्डिक्ट दे पाना बड़ा मुश्किल होगा आज की डेट में। डीडी कोशाम्बी, फेमस हिस्टोरियन, इन्होंने सजेस्ट किया है कि मगध की मोनोपोली रही किस पे? आयरन और आयरन ओर माइंस पे, और इस वजह से मगध आसानी से अपना जो इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन है या अपने एम्पायर को आगे बढ़ाना है कर पाया। लेकिन जैसा हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इस थ्योरी को अब डिस्कार्ड कर दिया गया है, क्योंकि मगध ऐसा नहीं है कि सिर्फ मगध के पास ही आयरन रिसोर्सेज थे। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि रफली पूरे इंडिया में आयरन रिसोर्सेज बेसिकली स्प्रेड आउट थे, और जो साउथ बिहार का आयरन एक्सप्लॉयटेशन है वो मगधन एम्पायर पावरफुल हुआ उसके काफी बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। इसका मतलब साउथ बिहार या जहां मगधन एम्पायर लोकेटेड था, पाटलिपुत्रा, राजगृह एटसेट्रा, यहां पर उस वक्त आयरन को इतना शायद यूटिलाइज नहीं किया गया होगा जितना पहले सजेस्ट किया जाता था कि आयरन क्योंकि इजीली अवेलेबल था, मोनोपोली थी,
उसके आप टूल्स बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, एग्रीकल्चर को आप फ्लरिश कर सकते हैं और वॉरफेयर में यूटिलाइज कर सकते हैं। आयरन का रोल शायद इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं देखा जाता क्योंकि ये रिसोर्स बाकी किंगडम्स के पास भी अवेलेबल था। साथ ही साथ मगधन पीरियड के दौरान ऐसा लगता है कि जो साउथ बिहार की मेजर आयरन ओर माइंस हैं उनको अभी शायद मेजरली एक्सप्लॉइट करना शुरू नहीं किया गया था। आयरन ओर का इतना एडवांटेज हो ना हो, लेकिन यह बहुत क्लियर है क्योंकि गैंगेस वैली है या गैंगेस प्लेन है, तो जो फर्टाइल सॉइल है, इसके अलावा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया रहा, टिम्बर का एक्सेस, एलिफेंट्स का एक्सेस, जो आसपास के जंगल रहे होंगे, फॉरेस्ट रहे होंगे, इसने भी एक बहुत एडवांटेजियस रोल प्ले किया मगधन एम्पायर के राइज में। इसके अलावा पास में जो छोटा नागपुर प्लेटो है जिसमें बहुत से टाइप के मिनरल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये भी मगधन एम्पायर को काफी इजीली मिल जाते होंगे। और जो रूलर्स हैं इन्होंने कई मिलिट्री कैंपेन्स चलाई, चाहे फिर वो कोशाला के अगेंस्ट हो, लिच्छवीज के अगेंस्ट हो, अवंतीज के अगेंस्ट हो, और बहुत सारी स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल अलायंस भी स्टैब्लिश की। और ये वॉरफेयर में आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांग आर्मी हो, ट्रेड अच्छा हो, एग्रीकल्चर फ्लरिश करे और मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनके आप पॉलिटिकली भी अगर प्रूडेंट हो, ये सारे फैक्टर्स प्लस आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये 4 या 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं कि एक्चुअली जो मगध की अल्टीमेट मिलिट्री सक्सेस थी ये कि अपने रिसोर्सेज को आप किस इफेक्टिवनेस के साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके अलावा किस तरीके से उन रिसोर्सेज से आप एक स्ट्रांग मिलिट्री को स्टैब्लिश कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसकी वजह से ही मगधन एम्पायर या अर्ली मगधन डायनेस्टीज अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीमेसी की वजह से ही इतना पावरफुल इमर्ज हुआ। इसी वजह से बाकी जो किंगडम्स हैं, बाकी जो एम्पायर्स रहे उस वक्त के, वो मगधन एम्पायर का मुकाबला नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये हमारा डिस्कशन हो गया आज हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि मगधन एम्पायर उन 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल एम्पायर के रूप में कैसे इमर्ज हुआ। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि इसी टाइम फ्रेम में इंटरनली तो अलग अलग महाजनपद कॉन्फ्लिक्ट में थे ही थे, जैसे हमेशा रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल या बाहरी इन्वेजन भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे हुए। पहला पर्शियन इन्वेजन और दूसरा मैसिडोनियन इन्वेजन, जिसको अलेक्जेंडर इन्वेजन भी कहा जाता है। शुरू करते हैं। पहला पर्शियन इन्वेजन जो 6th सेंचुरी बीसी रहा, उस वक्त का जो पर्शियन एम्पायर रहा वो बेसिकली हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है यहां तक एक्सटेंड हुआ करता था। जो आकेमेनिड किंग है, जिनको कुरुश भी कहा जाता है, साइरस भी कहा जाता है, जिन्होंने 558 से लेकर 529 बीसी तक कई सारी मिलिट्री एक्सपीडिशंस लीड की, और जो सिटी ऑफ कपिशा है जो हिंदुकुश माउंटेन के जस्ट बगल में है, वहां तक उन्होंने अपने पर्शियन एम्पायर को स्टैब्लिश किया या एक्सटेंड किया। जो ग्रीक हिस्टोरियन है हेरोडोटस, उन्होंने कहा कि इंडिया मतलब इंडस वैली से इंडिया को नाम को ड्राइव हुआ 20th सबसे प्रॉस्पेरस प्रोविंस या सेट्रपरी हुआ करती थी पर्शियन एम्पायर की। इसका मतलब इंडस वैली के आसपास का जो एरिया है वहां तक पहले से ही पर्शियन एम्पायर एक्सटेंडेड था। और इंडस वैली के आसपास का जो एरिया है इतना ज्यादा रिसोर्सफुल, इतना ज्यादा फर्टाइल, इतना ज्यादा प्रोडक्टिव बेसिकली हुआ करता था कि जो पर्शियन एम्पायर की 20 प्रोविंसेस हुआ करती थी, इन 20th प्रोविंस होने के बावजूद भी ये बाकी प्रोविंसेस से कहीं ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करती थी। और यह भी ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के अकाउंट्स में है कि इस 20th सेट्रपरी, जिसको इंडिया उस वक्त कहा जाता था, इंडस के एरिया को, ये पर्शियन एम्पायर को 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड डस्ट दिया करती थी। जो बाकी 19 प्रोविंसेस हैं सेट्रपरी, उनका टोटल मिला लें उससे भी ज्यादा सिर्फ ये जो इंडस सेट्रपरी या इंडस प्रोविंस थी ये दिया करती थी पर्शियन एम्पायर को। जो बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन है, जो दारावुश या डेरियस 1 522 to 486 बीसी, वो ये भी मेंशन करते हैं कि जो गदारा का मतलब गंधारा के लोग, या फिर हरुवती एशनोशिया, ये प्लस मक्का कैसो कहते हैं, जो मकरान कोस्ट है ईरान और बलूचिस्तान के बीच में, ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे किसके? पर्शियन एम्पायर के। मतलब उस वक्त पर्शियन एम्पायर
इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिंदू कुश माउंटेन्स तक बेसिकली एक्सटेंडेड था। लगातार एक्सचेंजेस भी रहे होंगे। जो हमादान इंस्क्रिप्शन है यह रेफर करता है हिंदूज का मतलब है कि जो लोअर इंडस वैली है उसके जो इनहेबिटेंट्स है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको हिंदूज के रूप में उस वक्त कहा गया या हिंदूज के रूप में कहा गया। डेरियस के जो इंस्क्रिप्शन है पर्सिपोलिस, साथ ही साथ नक्श रुस्तुम, इसमें हिंदूज और गंधारियंस को अपने सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के रूप में दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। इसके साथ जो किंग डेरियस रहे, इन्होंने अपने जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहे जिनका नाम है शिलेक्स, उनके अंडर कई सारी बेसिकली शिप्स भेजी कि आप इंडस के रूट को ट्रेवल करते हुए सी तक जाइए और पूरे रूट को बेसिकली आप एक्सप्लोर करिए और मैप करिए। मतलब मेजरली इंफ्लुएंस रहा पर्शियन एम्पायर का हमारे नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर्स तक, हिंदू कुश माउंटेन्स तक, इंडस बेसिकली एरिया तक। डेरियस के बाद उनके जो सन रहे, जिनको ज़ेरेक्सिस भी कहा जाता है या खशरश भी कहा जाता है, 486 टू 465 बीसी, इन्होंने भी चाहे हमारा गंधारा हो जिसको गदर कहा जाता था, या हिंदू मतलब इंडस वैली जिसको हिंदू कहा जाता था, इनके ऊपर अपनी पकड़ को बनाए रखा। और उनकी जो आर्मी हुआ करती थी उसमें बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स या लार्ज सेक्शंस हुआ करते थे जो इस गंधारा एरिया से या इंडिया जिसको कहा जाता था इंडस वैली, इससे भी रिक्रूट किए जाते रहे। एक रेफरेंस इसका भी मिलता है कि जो ज़ेरेक्सिस थे, इन्होंने जो डाइवास एक ट्रबलसम प्रोविंस था एम्पायर में, उनको डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद ये बेसिकली गंधारा की जो पॉपुलेशन थी या सेट्रेपरी थी, इसके साथ मिलकर रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हो पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट। ज़ेरेक्सिस की जब डेथ हुई तो पर्शियन एम्पायर भी डिक्लाइन करने लगा, लेकिन जो गंधारियंस थे या इंडियंस जिनको उस वक्त कहा जाता था, ये पर्शियन एम्पायर के इंपॉर्टेंट पार्ट बने रहे। जो अगले किंग्स थे, अर्थाक्ष या अर्थाक्सजेरेक्सिस II 405 से 359 बीसीई तक, उसके अंडर भी पर्शियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस गंधारा या हिंदू कुश माउंटेन तक या हमारा इंडस वैली के एरिया में लगातार बना रहा। इनफैक्ट डेरियस III की आर्मी की अगर आप मेंशन देखें, और डेरियस III ने रूल किया 336 से 330 बीसीई तक, तो उसमें भी बहुत सारे इंडियन ट्रूप्स का बेसिकली मेंशन हमको दिखाई देता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अलावा अगर हम देखें कि जो इंपैक्ट दूसरा कौन सा मेजर रहा होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस पर्शियन एम्पायर का, तो वो मेजर इंपैक्ट रहा कि इस इंफ्लुएंस इंटरेक्शन कंट्रोल की वजह से ही इंडिया में खरोश्ती स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। और खरोश्ती स्क्रिप्ट इसको डिराइव किससे किया गया है? अरामैक से, जो कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट है कहां की? पर्शियन एम्पायर की। मतलब अभी से रफली 6th सेंचुरी बीसी से ही ये जो इंटरेक्शन रहा, चाहे पॉलिटिकल इंटरेक्शन हो, चाहे लिटरेरी इंटरेक्शन हो, चाहे सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे ट्रेड इंटरेक्शन हो, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट और पर्शियन एम्पायर के बीच में लगातार बना रहा, जिसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हुए। इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट खरोश्ती स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ, जो कि अरामिक, जो कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट है पर्शियन एम्पायर की, उससे डिराइव की गई है। कई सारे हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है कि मौर्यस के टाइम पे ज्यादा बेसिकली आया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे आर्ट पे, शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया हो, क्योंकि सिर्फ मौर्यन एम्पायर नहीं, उससे पहले भी इवन मगधन एम्पायर के टाइम से भी आप कह सकते हैं कि यह इंफ्लुएंस लगातार दोनों एरियाज के बीच में बना होता हुआ दिखाई देता है। अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया, कब इन्वेड किया? 327 से 326 बीसी। उस वक्त जो पर्शिया का होल्ड था इंडियन प्रोविंसेस पे, वो रफली खत्म हो गया था, बहुत नॉमिनल हो गया था, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था। ग्रीक हिस्टोरियंस ने बहुत डिटेल बेसिकली क्रोनोलॉजी और नरेशन दिया है अलेक्जेंडर की इंडियन कैंपेन के बारे में, और उसमें लिखा है कि जब अलेक्जेंडर ने मैसिडोनिया से मार्च करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने पर्शियन आर्मी को हराया, जो कि लीड की जा रही थी किंग डेरियस ऑफ द पर्शियन एम्पायर के थ्रू। उसके बाद मैसिडोनियन जो कॉन्करर हैं अलेक्जेंडर, इन्होंने जो पर्शियन एम्पायर की ईस्टर्न, मतलब हमारे वेस्ट में लेकिन पर्शियन एम्पायर की ईस्टर्न प्रोविंसेस हुआ करती थी, उनकी तरफ अपनी नजर गड़ाई। उसके बाद कई सारी आउटपोस्ट स्टैब्लिश करते हुए अफगानिस्तान एटसेट्रा 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 आप पहुंचे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के
दरवाजे पर। ग्रीक हिस्टोरियंस के हिसाब से उस वक्त का जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो एक यूनिफाइड किंगडम नहीं था, इनफैक्ट फ्रेगमेंटेड, डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज, छोटे छोटे किंगडम्स हो सकते हैं, ट्राइब्स हो सकते हैं, कस्बे हो सकते हैं, जो आपस में लगातार हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में थे, लड़ाई में थे, इन फाइटिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे। जैसे एक सिटी का नाम दिया जाता है एस्टिस, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है असाकेनोई, और असाकेनोई की आर्मी को लीड किया किंग की मदर ने, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, जो अलेक्जेंडर की इंडियन बेसिकली कैंपेन रही। इसके अलावा जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलेक्जेंडर ने जो हिल फोर्ट है और नोज, उसको जब बेसिकली कॉन्कर किया तो उसके बारे में भी काफी बड़ा चढ़ा के बताया है, क्योंकि यह कहा गया कि एक्चुअली ये जो हिल फोर्ट है और नोज का, इसको जो गॉड हेराक्लिस हैं वो भी कभी नहीं कॉन्कर कर पाए, जीत नहीं पाए, जिसको अलेक्जेंडर ने जीत लिया। उस वक्त के हिस्टोरियंस थे, उस वक्त के किंग्स के बेसिकली एफिलिएशन में थे, पेट्रोनेज में होंगे, तो चीजें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर कई बार मेंशन कर दी ही जाती हैं। फाइनली वो मोमेंट आ गया जब अलेक्जेंडर या मैसिडोनियन इन्वेजन मैसिडोनिया से स्टार्ट होके अफगानिस्तान, पर्शिया से पास होते होते जो रिवर इंडस है वहां तक पहुंच गया। कौन से साल में? इन 326 बीसी। 326 बीसी में अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिवर इंडस को क्रॉस किया। और कौन से वो किंग होंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया होगा, और कौन से वो किंग होंगे जिन्होंने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया? उस वक्त तक्षशिला के जो रूलर थे आम्भी, इन्होंने अलेक्जेंडर या ग्रीक इन्वेडर, मैसिडोनियन इन्वेडर, कॉन्करर को सपोर्ट एक्सटेंड किया। और जो किंग पोरस थे, जिनको पुरु या पौरवा भी कहा जाता था, जो रूल करते थे झेलम और चनाब रिवर के बीच में जो एरिया है, उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया। लेकिन अलेक्जेंडर और आम्बी की कंबाइंड फोर्सेस ने जो पोरस हैं किंग, उनको डिफीट कर दिया। उसके बाद इंडस के बाद रिवर झेलम बेसिकली क्रॉस की गई, और उसके बाद चेनाब और रिवर रावी की तरफ अलेक्जेंडर ने मार्च करना शुरू कर दिया। जैसे ही रिवर ब्यास को बेसिकली क्रॉस किया अलेक्जेंडर और उनकी आर्मी ने, तो उनके खुद के सोल्जर्स ने ही उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि इतने सालों की वॉर, इतने सालों की लड़ाई, अपने घर से दूर रहने के कारण उनकी आर्मी थक चुकी थी। और उन्होंने अलेक्जेंडर को बहुत क्लियर कर दिया कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, अब हमें घर वापस जाने दिया जाए। और इस कारण अलेक्जेंडर का इवेंचुअली मुकाबला नहीं हो सका उस वक्त के रूलर धनानंद के साथ, जो कि इतने पावरफुल माने जाते हैं, इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मानी जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता पॉलिटिकल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर अलेक्जेंडर और धनानंद या मगधन एम्पायर की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त होती, लेकिन रिवर ब्यास क्रॉस करते ही अलेक्जेंडर की आर्मी ने बेसिकली रेजिस्ट किया और अलेक्जेंडर ने रिट्रीट किया रिवर झेलम, और उसके बाद इंडस डेल्टा की तरफ वापस मुड़कर चल पड़े। और जो टेरिटरीज अलेक्जेंडर ने कॉन्कर की थी इस पूरी सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कैंपेन में, इन सबको जो किंग पोरस थे, आम्बी थे और अभी सारा थे, उनके हाथ में सौंप दिया कि आप बेसिकली इनकी देखरेख करेंगे। उसके बाद जो एरियाज थे जो पंजाब के वेस्ट में लाई करते थे, इनको कई सारे सेट्रप्स, जिनको आप गवर्नर भी कह सकते हैं, और कई सारी मैसिडोनियन गैरिसन्स को एस्टैब्लिश करते हुए अलेक्जेंडर वापस मैसिडोनिया की तरफ मार्च करते गए। जब वो वापस मार्च कर रहे थे तो जो गनाज हुआ करते थे उस वक्त के, उनके साथ भी अलेक्जेंडर की कई कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा गया है, चाहे वो मलोई या मालवास के साथ हो, या फिर शुद्राकाश के साथ हो, या फिर शिभी या अगा लसोई के साथ हो। फाइनली अलेक्जेंडर फिर से इंडस डेल्टा पहुंच गए और वहां से उन्होंने लैंड रूट लिया बेबीलोन की तरफ जाने के लिए थ्रू गेडरोजिया। और 326 की स्टोरी के बाद, इस कैंपेन के बाद 2 साल बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। ग्रीक हिस्टोरियंस ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल अकाउंट्स बेसिकली छोड़े हैं कि अलेक्जेंडर की लाइफ क्या थी, क्या बेसिकली उनका मिलिट्री कैरियर रहा होगा। और इन सबको यूज किया जाता है इंडिया की जो कैंपेन रही, या जो मैसिडोनियन कैंपेन रही इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, या मैसिडोनियन इन्वेजन रहा,
उसकी डिटेल्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि मगधन एम्पायर का राइज कैसे हुआ, क्या डायनेस्टीज रही, क्या वो फैक्टर्स रहे होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स रहे होंगे, क्या उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स थे, उनकी रिलीजियस लीनिंग्स जैना ट्रेडिशंस की तरफ, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की तरफ किस तरीके से डिपिक्ट की गई हैं। सेकंड पार्ट हमारा रहा कि किस तरीके से, चाहे वो पर्शियन इन्वेजन हो 6th सेंचुरी बीसीई के, उसके अलावा बाद में मैसिडोनियन इन्वेजन हो 326-327 बीसीई के अंडर अलेक्जेंडर, किस तरीके से अनफोल्ड हुए। अब हम मूव करेंगे कि ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई, अब हम बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इस पीरियड के दौरान किस तरीके से लैंड रिसोर्सेस पे या एग्रीकल्चर एग्रेरियन रिसोर्सेस पे क्या इंपैक्ट रहा, किस तरीके से लैंड और एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चेंजेस बेसिकली देखे गए। जो लिटरेरी टेस्टिमनीज हैं और जो एविडेंस हमको मिलते हैं अर्ली एनबीपीडब्ल्यू साइट्स, इसका मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर साइट्स, वो हमें क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि इस पीरियड में 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में जो विलेज सेटलमेंट्स हुआ करते थे, साथ ही साथ उनकी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, उसमें काफी रैपिड ग्रोथ दिखाई देता है। और यह स्टेटमेंट बिल्कुल सच होगा, खास तौर से जो गैंगे वैली है उस एरिया को लेके। जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये कई टाइप के रूरल सेटलमेंट्स के बारे में मेंशन करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो विनय पिताका है, ये सजेस्ट करती हैं कि 1 या 2 या 3 या 4, 1, 2, 3 या 4 इन बेसिकली कुटीज से मिलके एक विलेज बना करता था। कुटी का मतलब क्या होगा, इनफैक्ट आज भी इसको हिंदी टर्मिनोलॉजी में कई जगह नदर्न इंडिया में यूज किया जाता है। कुटी का मतलब है बेसिकली एक हैमलेट, जिसमें सेंटर में एक लार्ज हाउस होगा और उसके पास स्मॉलर हाउसेस से सराउंडेड होगा। जो वर्ड है गामा, मतलब पाली में जिसको ग्राम कहते हैं, और गामा ये बेसिकली एक रेफर कर सकता है किसी विलेज को, किसी हैमलेट को, किसी पार्ट ऑफ द सेटलमेंट को, कोई टेम्परेरी सेटलमेंट हो, इवन ट्रेडर्स या कारवां उनका जो एक जगह पर अगर वो 4 महीने से ज्यादा मोर देन 4 मंथ्स बेसिकली स्टे करते हैं, तो उसको भी गामा या ग्रामा कहा जाता था। जो पाली टेक्स्ट हैं वो रेफर करती हैं गामा बेसिकली हो सकते हैं पार्क अटेंडेंट्स के, जिनको कहा जाता था अरामिका गामा, कारपेंटर्स के गामा, वदिकी गामा, या रीड मेकर्स के गामा, नलकरा गामा, या सॉल्ट मेकर्स के गामा, लोनकरा गामा। मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स थे, हाउस होल्ड्स थे, हो सकता है उनके अलग अलग गांव या अलग अलग गामा या अलग अलग ग्रामा बेसिकली सेटल हुआ करते हों। इन प्रोफेशन से रिलेटेड ज्यादातर जो सेटलमेंट्स हुआ करते थे वो जनरली एक विलेज में मेजॉरिटी के रूप में रहा करते थे। इसका मतलब अगर कोई विलेज उस टाइम का आप एनालाइज करेंगे तो उसमें से जो मेजॉरिटी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो पार्क अटेंडेंट्स, कारपेंटर्स, रीड मेकर्स, सॉल्ट मेकर्स, इस टाइप के प्रोफेशंस के लोगों से मिलकर ज्यादा बना करता था। गामा ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स के ग्राम या गामा, या चंडाल्स के गामा या ग्रामा भी उस वक्त मेंशन्ड है, एग्जिस्ट करते थे। कई टर्म्स जैसे गामा, गामिनी या गामिका, ये डिनोट करते हैं जो विलेज या गांव के जो हेडमैन हुआ करते थे या उसके मेन चीफ हुआ करते थे, उसके ओवरसीयर्स हुआ करते थे, उनको कहा जाता था गामा गामिनी या बेसिकली गामिका। जो बेसिस है पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का इस पूरे रीजन में, ये पिछली सेंचुरी से हम लगातार देख रहे आ रहे हैं। नियोलिथिक पीरियड, उसके बाद बेसिकली हड़प्पा पीरियड, उसके बाद वैदिक पीरियड, उसके बाद इनिशियल ईयर्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्हीं का जो रिसोर्स बेस्ड डेवलप हुआ, जिस टाइप की एग्रीकल्चर डेवलप हुई, उसको और भी ज्यादा प्रोग्रेसिवली आगे ले जाया गया इस 600 बीसी से 300 बीसी के पीरियड में। जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर थी या एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस थी गैंगेस वैलीज में, उसको कई जगह एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो सिमिलीज हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उसमें बहुत विविडली डिस्क्राइब किया गया है। यह भी कहना है कि कई सारे जो विनय रूल्स थे या विनय पिताका में जो रूल्स दिए हुए हैं,
वो फार्मर्स की जो नीड्स थी उसके रिस्पॉन्स में ही फॉर्मुलेट किए गए थे। जैसे कि इंस्टेंस के रूप में अगर आप देखेंगे तो यह कहा जाता था कि मॉन्क्स को मॉनसून के टाइम पे अपनी एक जगह पे रहना होगा, रोम अराउंड नहीं करना होगा, घूमना फिरना नहीं होगा, एक जगह स्टे इन प्लेस करना होगा। यह ऐसा कहा जाता है कि जब फार्मर्स ने लॉर्ड बुद्धा से कंप्लेन की कि जब मॉनसून होता है, रेन्स होती हैं, तो मॉन्क्स उनके फील्ड्स के थ्रू वॉक करते हैं, क्योंकि मॉन्क्स को ट्रैवल करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो उनकी जो एग्रीकल्चर है, उनका जो कल्टीवेशन है, उनकी जो क्रॉप्स हैं, फील्ड्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है उसके रिस्पॉन्स में लॉर्ड बुद्धा ने विनय पिटका के थ्रू रूल्स बेसिकली बनाए कि मॉन्क्स मॉनसून के टाइम पे एक जगह ही स्टैटिक रहेंगे, ताकि ना ही वो रोम अराउंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ना ही फार्मर्स के क्रॉप्स या एग्रीकल्चर या फील्ड्स डिस्ट्रॉय होंगे। सिमिलरली इस पीरियड की जो पॉपुलेशन थी वो जैसा अर्ली पीरियड से कैरी ऑन हुआ था, एनिमल रियरिंग हो, कैटल रियरिंग हो, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ करता था। लेकिन क्लियरली इस पीरियड में अब फाइनली लैंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स या बेसिस ऑफ वेल्थ के रूप में इमर्ज होना शुरू हो गया। अगर हम पिछले लेक्चर में चले जाएं या हम हड़प्पन कल्चर में देख लें तो कैटल की इंपॉर्टेंस शायद लैंड से ज्यादा रही होगी, लेकिन इस 600 बीसी से 300 बीसी के पीरियड में लैंड कहीं ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट बेसिस बन गया वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ ओनरशिप का। इसके अलावा बहुत सारे अर्बन सेंटर्स भी इमर्ज होने लगे और जो एग्रीकल्चर की यील्ड थी, सरप्लस थी, वो भी लगातार बढ़ती हुई देखी गई। राइस कल्टीवेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा पूरे गंगे वैलीज में एग्रीकल्चर बेसिस का। और जैसा हमने पिछले लेक्चर में कहा कि आयरन का एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में क्या रोल रहा होगा, यह बहुत डिबेटेबल है। इनिशियली हिस्टोरियंस का मानना था कि लार्ज स्केल आयरन का एक्सेस होने की वजह से लार्ज स्केल जंगल्स को कट किया गया होगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा फील्ड्स अवेलेबल हो गए होंगे। लेकिन पिछले लेक्चर में या पिछले से पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में हमने आपको बताया कि ये जो थियोरी थी, मिथ थी, इसको अब डिस्कार्ड कर दिया गया है, क्योंकि आयरन सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। साथ ही साथ यह भी हमने कहा कि लार्ज स्केल कटिंग जो हुई जंगल्स की इस एरिया में, वो एंशिएंट हिस्टोरिकल टाइम्स में नहीं होके मॉडर्न हिस्टोरिकल टाइम्स में अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स हुई। और साथ ही साथ अगर आयरन एक इंपॉर्टेंट सोर्स बेसिकली था या आयरन ही एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट एलिमेंट था, तो बाकी एरियाज में, साउथ इंडिया में आप देख लें, वेस्ट इंडिया में देख लें, नॉर्थ इंडिया में देख लें, जहां पर भी आयरन डिपॉजिट्स अवेलेबल थे, तो उन किंगडम्स ने, उन एरियाज ने इस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस को क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया। आयरन टेक्नोलॉजी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी कई सारे फैक्टर्स के साथ साथ आयरन टेक्नोलॉजी का यूज होना, आयरन का मिलना, उसको एक्सप्लॉइट करना एक इंपॉर्टेंट चेंज एजेंट रहा होगा पूरे फर्स्ट मिलेनियम बीसीई से। आयरन सर्टेनली लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, सरप्लस प्रोड्यूस करने के लिए यूज होना शुरू हो गया गंगे वैली बाय दिस टाइम। अगर हम इसको, जो इससे पहले पेंटेड ग्रेवियर फेज था या पीजीडब्ल्यू फेज था, उससे कंपेयर करें, तो जिस टाइप के आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे वो एनबीपीडब्ल्यू लेवल्स में कहीं ज्यादा मिलते हैं हमको, उनके डिजाइन में, उनके शेप्स में, उनकी क्वांटिटीज में, उनके वॉल्यूम्स में। तो इसका मतलब आयरन के आर्टिफैक्ट्स का और ज्यादा यूटिलाइजेशन शुरू हो गया इस 600 बीसी से लेके 300 बीसी के टाइम फ्रेम में। लैंड होल्डिंग्स के साइज के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत डिफरेंट साइजेस रहा करती थी, और ऐसा भी लगता है कि जो स्मॉल फार्मर्स होंगे, छोटे किसान होंगे, वो एक्चुअली हाउस होल्ड लेबर को यूज करते होंगे, क्योंकि छोटे किसान हैं, छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे फील्ड्स हैं, अपने सिर्फ हाउस होल्ड लेबर, अपने घर में जितना लेबर उनको मिल जाता है उसी से अपने फील्ड्स को बेसिकली कल्टीवेट करते होंगे। लेकिन जो लार्ज लैंडेड एस्टेट्स थे, यह हो सकता है कि वो दूसरे लेबर को, हो सकता है उनको वेजेस पे रखते हों। जैसे एक रेफरेंस है ब्राह्मण गामाज या ग्रामा, मगधा में और कुशाला में, जहां पे जो ब्राह्मण्स थे वो डोमिनेंट लैंड ओनर्स हुआ करते थे। यह भी लगता है कि इनमें से कई सारे विलेजेस
हो सकता है किंग ने ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दिए हों, और इसके लिए एक वर्ड है ब्रह्मदेयास, मतलब ब्राह्मण को दिए हुए लैंड एज ए गिफ्ट बाय द किंग। सो ऐसे बहुत सारे गांव ब्रह्मदेव के रूप में जो किंग ने ब्राह्मण्स को दे दिए, वहां जब ब्राह्मण सेटल हो गए, इनको शायद ब्राह्मण गामास कहा जाता होगा। अगर हम एक इंस्टेंस की बात देखें तो संयुक्त निकाय में जब लॉर्ड बुद्धा एक ब्राह्मण गामा में बेसिकली अपने बेगिंग राउंड्स के लिए जाते हैं, आर्म्स के लिए जाते हैं, तो वहां उनको कुछ भी देने से मना कर दिया जाता है, और यह है ब्राह्मण गामा ऑफ पंचशाला। इसके अलावा अब टाइम आ गया कि एक तो लैंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, बेसिस ऑफ वेल्थ की तरह स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, साथ ही साथ लैंड अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इमर्ज होने लग गई। और यह बहुत एविडेंट है कि लैंड को अब गिफ्ट के रूप में या सेल ऑफ लैंड अब एक कॉमन प्रैक्टिस बनने लग गई। जो विनय पिताका है उसमें अरामा का मतलब है कि वो लैंड जो कि बुद्धिस्ट संघ को गिफ्ट कर दिया हो, उसको फ्लावर गार्डन की तरह मेंशन करते हैं, जिसमें ऑर्चार्ड एटसेट्रा उगाए जाते हैं। साथ ही साथ अंगुत्तरा निकाया ये एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है कि संघ को किसी तरह की एग्रीकल्चर लैंड पजेस नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे जो किंग्स होंगे, राजा होंगे, रॉयल पेट्रोनेज की वजह से जो रिलीजियस ग्रुप्स होंगे, खासतौर से बुद्धा ट्रेडिशन, इनके जो बुद्धा संघास होंगे, इनको शायद लैंड बेसिकली देते होंगे एज ए पेट्रोनेज टू दोज बुद्धिस्ट संघास। रेफरेंसेस अगर हम देखें आप दिग और मजिम निकाया की, बिंबिसार और पशनेडी ये कहते हैं कि इन दोनों रूलर्स ने ब्राह्मण्स के साथ साथ जो बुद्धिस्ट संघा हैं, इनको भी लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बेसिकली गिफ्ट की। और जो वेस्टलैंड्स होंगे, जो फॉरेस्ट होंगे, जो माइंस होंगी, ये भी किंग्स के अंडर ही, उनके जुरिस्डिक्शन में ही आती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लियरली स्टेट रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अब किसको मिलेगा या किससे मिलेगा? स्टेट को, लैंड से। तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लैंड पे टैक्स लगना या टैक्सेशन सिस्टम भी इमर्ज होना शुरू हो गया होगा। जैसे अगर आप धर्मशास्त्र टेक्स्ट को देखें तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रजा हो, वो जितना अपना प्रोड्यूस करे उसका राजा को कितना शेयर देगा? 1/6, 1/6 हिस्सा अपना वो किंग को बेसिकली देगा। वहीं गौतम धर्म सूत्रा में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि कोई भी कल्टीवेटर होगा वो अपने राजा को, किंग को टैक्स के तौर पे कितना दे सकता है? 1/10 दे सकता है, 1/8 दे सकता है, 1/6 भी अपने प्रोड्यूस का अपने किंग को दे सकता है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये रेफर करते हैं दासाज, दासीज, कमकाराज एंड पोरिसाज, और ये रेफर किए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बेसिकली हाउस होल्ड में, घर में या फिर लैंड पे लेबर करते होंगे, काम करते होंगे। जो वर्ड्स हैं दासा और दासी, ये मेल दासा के लिए और फीमेल दासी के लिए यूज किया करते थे। लेकिन जो नया वर्ड निकल के आया है इस पीरियड में, क्योंकि दासा और दासी की डिस्कशन या उनका मेंशन तो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, वैदिक पीरियड से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो नया वर्ड निकल के आया इस पीरियड में वो है कमकारा। ये जो नया वर्ड है, ऐसा लगता है कि जो हायर्ड लेबर होगा, जिसको आप बेसिकली किराए पे लेबर लेके आते होंगे, जिसके बदले में आप वेजेस पे करते होंगे, या दासाज और दासीज तो हो सकता है आपके परमानेंट लेबर हो, लेकिन अगर आप किसी को हायर करते हैं उसके लिए कमकारा वर्ड का यूज होना शुरू हो गया। यह भी क्लियर है कि जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स होंगी वहां पर जो उनकी डोमेस्टिक या उनके घर में या हाउस होल्ड जो लेबर होगी वो ऑब्वियस सी बात है सफिशिएंट नहीं होगी। तो इस वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंड होना शुरू हो गया, आयरन के ज्यादा आर्टिफैक्ट्स यूज होना शुरू हो गए, लार्ज ट्रैक्ट्स को कल्टीवेशन में लाया गया, तो जो वेज लेबर की प्रैक्टिस है वो अब आना शुरू हो गई। तो इस वजह से कई कंपाउंड वर्ड्स, दासा, कमकारा, इसको भी लेबरर्स के लिए यूज में लिया जाता है। अष्टधाई में एक वर्ड है जो आज तक इंडिया में बहुत पॉपुलर है और वो वर्ड है वेतन
आज भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, वेज दी जाती है। यह वर्ड हमको अष्टधाई में वेतन, जो वेज को डिनोट करता है, साथ ही साथ वेतनिका, मतलब कि जो वेज अर्नर है, जिसको वेज आप देंगे, ये वर्ड्स हमको अष्टधाई में दिखाई देते हैं। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन हो गया हमारे अगले पार्ट ऑफ द लेक्चर कि किस टाइप से लैंड और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, एवोल्यूशन इस 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में हुआ। सिमिलरली अब हम मूव करते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद सिटी लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ होगा, क्या चेंजेस आए होंगे। जो 6th सेंचुरी बीसी है नॉर्थ इंडिया का, इसमें अगर आप अर्बन सेटलमेंट्स देखें तो एक बहुत अलग डिस्टिंक्ट अर्बन मॉर्फोलॉजी और आर्किटेक्चर आपको दिखाई देता है। और यह हो सकता है कि बहुत सारे विलेजेस के मिक्स होने से या सराउंडिंग फॉरेस्ट हो, उसकी वजह से उन सब का इंपैक्ट, मतलब कि सेटलमेंट्स पे हो सकता है, आसपास के एनवायरमेंट, क्लाइमेट का भी बहुत इंपैक्ट होता रहा होगा। नॉर्थ इंडिया में जो सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स का इमर्जेंस है, इसको आप डेट कर सकते हैं रफली कब से? रफली 800 बीसीई से। वहीं साउथ इंडिया में जो साइट है कोदुमनाल, इसमें बहुत सारे ग्राफिटी और तमिल ब्राह्मी राइटिंग्स हमको मिली हैं। ये अर्बन सेटलमेंट कब से शुरू हुआ होगा साउथ इंडिया में, इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। सारे एविडेंस को अगर आप रीअसेस करेंगे तो ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में, जो अर्ली हिस्टोरिकल फेज होगा वो रफली 400 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ होगा। नॉर्थ इंडिया में रफली 800 बीसी, साउथ इंडिया तमिलनाडु में रफली 400 बीसी। जो फाउंडेशंस हैं इस पूरे अर्बनाइजेशन की या अर्बन सेटलमेंट की, ये सेकंड फेज एक और देखा गया है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, जो अर्ली सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जब एग्रीकल्चर बेस एक फर्म स्टार्ट हो गया, सस्टेन्ड फूड सरप्लसेस बेसिकली स्टार्ट हो गए, तो इससे जो इनिशियल छोटे हैमलेट्स थे, छोटे विलेजेस थे, अब वो एक्सपेंड होने लगे। साथ ही साथ वहां से पॉपुलेशन माइग्रेट करके दूसरे सेटलमेंट्स भी स्टैब्लिश करने लग गई। सेटलमेंट्स हर तरीके से बड़े, एक्सपैंड हुए, ग्रो उन्होंने किया, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे उनका नंबर हो, चाहे उनका साइज हो। इसके अलावा जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, ट्रेड है, उसके अलावा अब इस पूरे ट्रेड में मनी को भी मच हायर डिग्रीज में यूज किया जाने लगा। और जब मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया, तो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल डिफरेंशिएशन भी हमें काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस पीरियड में। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से पूरे एरिया की, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिकल लाइफ हो, अब गवर्न होगी। अब सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज्ड होना शुरू हो गया। दोस्तों, अगर हम पालीकरण की बात देख लें तो कई टाइप के अर्बन सेटलमेंट्स उसमें मेंशन हैं। जैसे पुरा, पुरा का मतलब है कोई टाउन या सिटी, और जनरली पुरा का मतलब है फोर्टिफिकेशंस जहां पे हो, चारों तरफ किलेबंदी जहां पर हो, उसको पुरा कहा जाता है। नगर या नगरा मतलब फोर्टेस और टाउन। सिमिलरली निगम मतलब मार्केट टाउन। गामा और नगरा के बीच में, मतलब गांव छोटा, नगरा बड़ा टाउन हो गया, फोर्ट्रेस हो गया, इन दोनों के बीच में उसको कहा गया निगम। साइज या सोशल कॉम्प्लेक्सिटी हो या कमर्शियल एक्टिविटीज हो। सिमिलरली राजधानी कब का वर्ड है? पाली वर्ड है, आज तक यूज होता है। राजधानी का मतलब है कैपिटल सिटी। नगरा का मतलब है स्मॉल, छोटा टाउन। महानगर मतलब बड़ा टाउन, आज भी यूज करते हैं वो वर्ड। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशांबी, वाराणसी, ये क्या होंगे उस वक्त के? महानगरास। जो टेक्स्ट हैं ये कई तरह की वॉल्स, कई तरह के गेट्स, वॉच टावर्स, सिटीज में और अर्बन लाइफ की जो हसल बसल होते हैं उसके बारे में भी हमको पाली कैनन में काफी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, पहले हमने बात की कि मगधन एम्पायर क्यों राइज कर पाया, कैसे राइज कर पाया, क्या क्रोनोलॉजी हुई। फिर हमने बात की कि इस पीरियड के दौरान पर्शियन इन्वेजन्स, मैसिडोनियन इन्वेजन्स की क्या हिस्ट्री रही। फिर हमने बात की कि लैंड और एग्रीकल्चर किस तरीके से चेंज हुआ। फिर हमने बात की कि अर्बन सेटलमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। अब बात हो जाए
कुछ इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल सिटीज हैं इस पीरियड की, उनके बारे में एक समरी डिस्कशन। अगर अर्ली हिस्टोरिकल सिटीज की आप बात करें तो बहुत ज्यादा आर्कोलॉजिकल डेटा हमें नहीं दिखाई देता है कंपेयर टू जो प्रोटो हिस्टोरिकल हड़प्पन साइट्स हैं उनके मुकाबले। बहुत सारे एरियाज हैं, चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, सिंध हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, अभी तक उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर भी हम नहीं कर पाए हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चाहे वो तक्षशिला हो, बीटा हो, इनमें कुछ लार्ज स्केल एक्सकेवेशंस हुए हैं, लेकिन रिलेटिव एक्सकेवेशंस अगर आप देखें, इवन अगर आप हड़प्पन कल्चर के मुकाबले देखें तो बहुत कम एक्सकेवेशन अभी हुआ है। और कई सारी जो हिस्टोरिकल अर्बन साइट्स हैं वो आज तक ऑक्यूपाइड हैं। आप बनारस वाराणसी देख लीजिए जो कोशाला हुआ करता था, पाटलिपुत्र देख लीजिए पटना हुआ करता था, श्रावस्ती देख लीजिए, क्योंकि आज भी लोग उनके ऊपर वो टाउन्स अभी भी स्टैब्लिश्ड हैं, कंटिन्यू है, लोग स्टैब्लिश्ड हैं। तो वहां पे क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन रह रही है, उनको एक्सकेवेट करना या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस गैदर करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इस वजह से भी लेवल ऑफ डिटेल जो हमारे पास अवेलेबल है इस पीरियड की, वो काफी लिमिटेड देखी गई है आर्कियोलॉजिकल डेटा। स्मॉलर स्केल एक्सकेवेशंस कई हुए हैं, कई इनकम्प्लीट भी रहे हैं, कई इनएडिक्वेट हुए हैं। रेडियो कार्बन डेट्स भी काफी लिमिटेड अमाउंट में ही हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ज्यादा आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं ये अर्ली, मिडिल या लेट एनबीपीडब्ल्यू फेजेस, मतलब क्योंकि इस फेज में जिस टाइप की पॉटरी हमने देखी, वो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर देखी, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। जनरली वो एक कंसोलिडेटेड पिक्चर हमें प्रेजेंट करते हैं 700 बीसी से लेके 100 बीसी तक। लेकिन अगर मैं सोचूं कि एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल डेटा मुझे बता दें कि 700 से 600 तक कौन सी थी, 600 से 500, 500 से 400, 400 से 300, 300, 200, वो अवेलेबल नहीं है। एक कंसोलिडेटेड फेज के तौर पे तो मैं ये डिफरेंशिएशन कर सकता हूं कि ये 700 बीसी से लेके समवेयर फर्स्ट मिलेनियल बीसी 100 बीसी के आसपास इसको कहा जा सकता है। बहुत सारी सिटीज हैं जो मेजर टेक्स्ट में बेसिकली मेंशन्ड हैं, वो आज भी अनआइडेंटिफाइड हैं। कुछ सिटीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, लेकिन लार्ज सेक्शन अभी भी अनआइडेंटिफाई ही रह गया है और कईयों की डिटेल्स मैच नहीं करती, इनएडिक्वेट एक्सकेवेशंस हैं। पब्लिश्ड रिपोर्ट्स भी काफी लिमिटेड है इस पीरियड की, और इस वजह से आप आर्कियोलॉजिकल अगर डिटेल देखें तो इस पीरियड की मिलना, मैच करना कंपैरेटिवली काफी मुश्किल देखा गया है दोस्तों। इस वजह से जो प्रोफाइल जनरेट हुई है हिस्टोरिकल सिटीज की, वो लिटरेरी सोर्सेस प्लस जो लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिल पाया है उसके बेसिस पर ही जनरेट की गई हैं। यह बहुत क्लियर है कि जो सिटीज उस वक्त हुआ करते थे, टाउन्स हुआ करते थे, वो ट्रेड रूट से काफी हद तक बेसिकली कनेक्टेड थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिटी था वो सिर्फ एक टाइप का सेटलमेंट नहीं था, बल्कि सिटी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक स्पेस भी हुआ करता था, आज भी है और मुझे लगता है फ्यूचर में भी हमेशा रहेगा। सिटी का मतलब अलग अलग रीजन्स, अलग अलग एजेस, अलग अलग लोगों, अलग अलग राइटर्स को अलग अलग बेसिकली हो सकता है। कई बार ये आइडियलाइज स्ट्रक्चर हो सकता है स्पेस का, कई बार ये नेशन का फॉर्म ले सकता है, कई बार ये सोशल ऑर्डर के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जिसमें किंग सेंट्रल पोजीशन पे रहेगा। शुरू करते हैं region wise profiling of some important historical sites and as always शुरू करेंगे सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज रही, चारसाड एंड तक्षशिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर लोकेटेड रही, क्योंकि जो ट्रेड रूट्स पास करते थे हिंदू कुश, ये तक्षशिला और चारसाड से ही बेसिकली निकलते थे। खैबर पास आप देख लीजिए, वहां पर भी और बहुत सारे रूट, चाहे आप काबुल वैली देख लीजिए, ये ज्यादातर जो रूट्स हैं ये तक्षशिला से जुड़ते थे कश्मीर को और यहां से सेंट्रल एशिया के लिए। तो इस वजह से तक्षशिला ने हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक्सचेंजेस में, एजुकेशन में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, सोशल चेंजेस में, एटसेट्रा एटसेट्रा। 5th सेंचुरी बीसी जो नॉर्थ वेस्ट का एक पार्ट हुआ करता था, जैसा हमने कहा, जो आर्केमेनिड एम्पायर या पर्शियन एम्पायर के अंदर हुआ करता था, जिसको बाद में अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया और अलेक्जेंडर रिवर ब्यास तक बेसिकली मार्च करते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए, लेकिन उसके बाद उनकी आर्मी ने लौटना पड़ा। जो चारसाड है, ये जो एंशिएंट सिटी है जिसका नाम है
पुष्कलावती को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो इन्होंने कहा कि पुष्करा ने इसको बेसिकली फाउंड किया, स्टैब्लिश किया, जो किसके सन थे? भरत के। किसके ब्रदर? राम के। अगर आप एक्सकवेशंस देख लें जो बाला हिसार है चारसाड़ में, तो बहुत क्लियरली ऑक्यूपेशन 600 बीसी से लगातार हमें दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि 4th सेंचुरी बीसी तक सिटी पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहा। किस तरीके से? बगल में चारों तरफ खाई, डिच और मड बेसिकली रैम्पेट के थ्रू। जो एंशिएंट तक्षशिला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रही, क्योंकि अफगानिस्तान हो या सेंट्रल एशिया हो, सारे के सारे ट्रेड रूट्स या कनेक्टिंग रूट्स, कम्युनिकेशन रूट्स तक्षशिला से ही होकर जाते थे। इसके अलावा जो मैरीटाइम रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, अरेबियन सी या इंडस, वो भी तक्षशिला के नोडल पॉइंट के थ्रू ही पास हुआ करते थे। एपिक ट्रेडिशन के हिसाब से यही वो प्लेस था जहां पे जो जन्मेजा यज्ञ है उसको परफॉर्म किया नागा यजना, स्नेक सैक्रिफाइस को। इस सिटी को बुद्धिस्ट हो, चाहे जैना हो, चाहे ग्रीक अकाउंट्स, सब में बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दी हुई है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। जो एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस हुए तक्षशिला में, उसमें कई सारे सेटलमेंट्स, मेजर सेटलमेंट्स हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो भीर माउंड हो, सरकाप हो या सरशुक हो। जो भीर माउंड है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ओल्डेस्ट सिटी जो होगी तक्षशिला की, ये यहां पर कहीं रही होगी। कई सारे ऑक्यूपेशन लेवल जो 6th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी और इनफैक्ट 2nd सेंचुरी बीसी तक के हमको वहां पर दिखाई देते हैं। जो अर्लीस्ट लेवल है पीरियड 4 में हमको मिले हैं, वहां पर किस टाइप की पॉटरी मिली है? बर्निश रेड वेयर, जिसको हम जानते हैं कि इससे भी पुराने टाइम से इस एरिया में उस टाइप की पॉटरी कंटिन्यू चली आ रही थी। इसके अलावा कई जगह हमको फाइन ग्रे हो, चाहे ब्लैक वेयर हो, शैलो और डीप बाउल्स हो, ये भी हमको दिखाई पड़ते हैं। जो टिपिकल पॉटरी है इस टाइम की, नॉर्थ इंडिया की, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये हमको इस वक्त इस एरिया में तक्षशिला के आसपास नॉर्थ वेस्ट में काफी कम दिखाई देता है। कॉइन्स के बारे में आपको क्या लगता है? यहां पर हमको सिल्वर के पंच मार्क बार कॉइन्स और उसके अलावा भी कई और डिफरेंट टाइप के कॉइन्स दिखाई देते हैं। और इस वजह से उन कॉइन्स के बारे में 3rd सेंचुरी बीसी लेवल के बाद जो बिर माउंट पे कॉइन्स मिले हैं, उनसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको इस एरिया के बारे में दिखाई समझ पड़ना शुरू हो जाता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब हम मूव करते हैं जो इंडो गैंगेटिक डिवाइड है और जो अपर गैंगेज वैलीज है और जो दोआब एरिया है, इसके बारे में। जो कुमायूं रीजन है उत्तराखंड का, यहां पर हमको NBPW काफी मात्रा में, काफी क्वांटिटीज में मिला है, खासतौर से जो काशीपुर है नैनीताल में, लेकिन उसकी डिटेल्स बहुत अवेलेबल हमें नहीं मिली हैं। सिमिलरली जो इंडो गैंगेटिक डिवाइड है, खासतौर से जो पीरियड 3 है रोपड़ का, शिवालिक हिल्स के बाद, वहां पर भी हमको NBPW खासतौर से 600 से 200 BC के बीच में डेटेड काफी अमाउंट्स में वहां मिले हैं। कई टाइप की पॉटरी हमको अग्रोहा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा करना का किला जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वहां पर भी हमको काफी क्वांटिटीज में मिली हैं। पुराना किला पे एक्सकेवेशंस में दिल्ली में, वहां भी हमको NBPW लेवल्स मिले हैं 4th और 3rd सेंचुरी BCE से रिलेटेड। और इस टाइम फ्रेम में इंडो गैंगेटिक डिवाइड हो, अपर गंगे वैली हो, दोआब हो, जो लोग रहते थे ये मड ब्रिक हाउसेस या बर्न ब्रिक हाउसेस में रहा करते थे और बर्न वेटल एंड दोआब स्ट्रक्चर हुआ करते थे। बहुत सारी हर्ट्स भी बेसिकली हमको यहां मिली हैं। जो हाउसेस हैं सब में ड्रेन हुआ करते थे और जो ड्रेन्स थी कई जगह रेक्टेंगुलर हुआ करती थी और कई जगह वेज शेप्ड ब्रिक्स को भी यूज में लिया जाता था। कई जगह टेराकोटा रिंग वेल्स मिले हैं जिनके डायमीटर रफली 75 सेंटीमीटर के आसपास हुआ करता था और ऐसा लगता है जो रिंग वेल्स हैं ये सोक पिट्स की तरह, वेस्ट वाटर के सोक पिट्स की तरह उस वक्त यूज में लिए जाते होंगे। टेराकोटा फिगरीन्स की अगर आप बात देख लें तो चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या फ्रेगमेंट ऑफ ए स्कल्प्टेड रिंग स्टोन हो या फिर हॉर्स एंड आर्मर्ड राइडर हो या क्ले सीलिंग हो, स्मॉल रिंग्स हो या फिर अगार डिस्क हो, ये सारे आर्टिफैक्ट्स हमको NBPW लेवल्स पे मिलते हैं इंडो गैंगेटिक डिवाइड, अपर गंगे वैली और दोआब रीजन में। जो NBPW डिशेस हैं उनमें कई टाइप के फिगर्स जैसे एलिफेंट हैं, ये स्टैम्प्ड मिलते थे उन डिशेस के अंदर की तरफ। 2 टेराकोटा सील्स जिनमें 2 इंडिविजुअल्स के नाम हैं, पहला नाम है स्वत्रिखता, दूसरा है सेयंकारा। ये भी 2 हमको टेराकोटा सील्स इस एरिया में मिली हैं। इसके अलावा अगर हम अपर गंगा वैली में चले जाएं, हस्तिनापुर देख लें
मेरठ के अंदर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। हम अगर अपने एपिक पुरानी ट्रेडिशन खासतौर से महाभारत के टाइम पे देख लें तो कुरु की जो कैपिटल थी वो कहां लोकेटेड थी? हस्तिनापुर में। जब तक एक फ्लड आया जिसकी वजह से इस कैपिटल को हस्तिनापुर से शिफ्ट करना पड़ा। कहां पर? कौशांबी। जो जैन ट्रेडिशन है ये डिस्क्राइब करते हैं हस्तिनापुर को एक ऐसा प्लेस जहां पे ऋषभ, जो कि जैनों के पहले फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं, वो रहा करते थे। और ऋषभ जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो रहा करते थे और लॉर्ड महावीरा कई बार हस्तिनापुर को, जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ, उनसे मिलने या उनके बाद कई बार इस एरिया को विजिट करते थे। हस्तिनापुर में जो एनबीपीडब्ल्यू हमें मिली है ये रफली 600 से 200 बीसी की रेंज में मिली है। इसमें बहुत क्लियरली कि प्लानिंग है, बर्न ब्रिक के स्ट्रक्चर्स हैं, टेराकोटा रिंग वेल्स हैं, ये सारी चीजें हस्तिनापुर साइट में भी हमको मिली हैं। इसके अलावा मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है अर्ली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की इस पर्टिकुलर एरिया में। जो महाभारत है, पुराण है, और वो एसोसिएट करते हैं कि जो यादव क्लैन हुआ करता था ये इंक्लूड करते थे विष्णीज। उसके अलावा जो लॉर्ड कृष्णा बॉर्न हुए ये भी यादव क्लैन में बॉर्न हुए, जिनका बेसिकली एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा या उनका एम्पायर रहा, उनकी रूल रहा मथुरा और मथुरा के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स या एरिया में। जो साइट है कंपिल्या, जो कैपिटल है साउथ पंचाला, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। जो कंपिल है फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी के, उससे रिलेटेड। इसके अलावा कई सारे स्मॉल स्केल एक्सकेवेशंस भी हुए हैं जिसमें पीजीडब्ल्यू फेज के बाद बेसिकली क्या डेवलपमेंट्स हुए ये भी हमको दिखाई देते हैं। जैसे बरेली में अगर आप देख लें तो जो अचित तारा है बरेली डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी हमको एनबीपीडब्ल्यू लेवल्स दिखाई देते हैं ज्यादातर, लेकिन यहां पर 2nd सेंचुरी बीसी के बाद के पीरियड के ही एविडेंस हमको दिखाई देते हैं। सिमिलरली अगर हम अयोध्या को देख लें तो इसमें एक्चुअली रामायण में इसको कोसाला की कैपिटल के रूप में डेपिक्ट किया गया है, जब भगवान राम का रूल रहा होगा। और ये रफली 4 से 5 किलोमीटर के पूरे सर्किट को कवर करते हैं। यहां पर भी हमको अर्ली एनबीपीडब्ल्यू फेज मिले हैं। इसके अलावा वेरी फाइन एनबीपीडब्ल्यू कई डिफरेंट शेड्स में, ग्रे वेयर, उसके बाद लीनियर डिजाइंस जो कि ब्लैक के ऊपर पेंटेड हैं, ये भी हमको देखने को मिली हैं। अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात कर लें तो इस एरिया में इस पीरियड में आयरन और कॉपर दोनों के ही आर्टिफैक्ट्स हमको देखने को मिले हैं दोस्तों। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स की बात देख लें तो चाहे ब्रोकन वोटिव टैंक्स हो, वेट्स हो, ईयर स्टड्स हो, डिस्क हो, हॉपस्कॉचेस हो, या एक व्हील मेड ऑन ए डिस्क हो, या ब्रोकन एनिमल फिगरीन्स हो, ये सब भी हमको इस एरिया में दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो बाकी आर्टिफैक्ट्स हैं जैसे एक ब्रोकन आयरन नाइफ, ग्लास बीड्स, बोन पॉइंट, ये भी इस पीरियड में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, एक बटन शेप्ड लाइट ब्लू ग्लास ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है जो कि 2 पीसेस में टूटा हुआ है। और इसमें जो लेजेंड है शिडे, ये इंस्क्राइब्ड है 3rd सेंचुरी ब्रह्मी लिपि या लेटर्स में। इसके अलावा कई सारी कैलिब्रेटेड जो रेडियोकार्बन डेटिंग है ये सजेस्ट करती हैं कि इन साइट्स पे एनबीपीडब्ल्यू जो फेज है ये हो सकता है 1000 बीसी से शुरू हुआ होगा। जो सिटी है कौशांबी की, जो एक्चुअली कैपिटल हुआ करती थी किसकी? वत्सा की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट बेसिकली हुआ करता था कि जितने भी ट्रेड रूट्स थे, खासतौर से गंगे वैली से जो डेक्कन इंडिया को या साउथ इंडिया को कनेक्ट करते थे, वो ज्यादातर कौशांबी के थ्रू ही जाते थे। चाहे गंगे वैली से आपको डेक्कन ट्रैवल करना हो या नॉर्थ वेस्ट से आपको डेक्कन ट्रैवल करना हो, तो कौशांबी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा। इसको आइडेंटिफाई किया गया है कोसम विलेज के साथ, और इसमें हमको पीजीडब्ल्यू फेज मिला है, बीआरडब्ल्यू फेज मिला है, और जो पीरियड 3 है ये एनबीपीडब्ल्यू फेज भी यहां पर हमको मिला है। जो एक्सकेवेशंस हुई हैं श्रीरंगाविपुरा इलाहाबाद में, ये इंडिकेट करती हैं कि जो एनबीपीडब्ल्यू फेज है ये रफली 700 बीसी के आसपास का हो सकता है। रामायण मेंशन करती हैं श्रीरंगाविपुरा की एक ऐसी जगह जहां पे सेज, ऋषि श्रृंगा, उनकी हर्मिटेज हुआ करती थी, और वहां पे लॉर्ड रामा ने गंगा को बेसिकली क्रॉस किया था जब वो वनवास में एग्जाइल में जा रहे थे। तो ये डिस्कशन हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के बाद इंडो गैंगेटिक डिवाइड, अपर गंगे वैली एंड दोआब रीजन। अब बात हो जाए मिडिल और लोअर गंगा वैली।
राजघाट, जिसको नॉर्थ ईस्ट ऑफ बनारस आइडेंटिफाई किया गया है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है, जो एंशिएंट वाराणसी बेसिकली हुआ करती थी। जो सिटी है पहले भी और आज भी अपने टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस है। आज भी बनारसी सिल्क साड़ियां और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस या वाराणसी बहुत ज्यादा वर्ल्ड ओवर फेमस है। इसके अलावा ये वाराणसी या बनारस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था, जो नदर्न ट्रेड रूट्स हमारे होते थे उनको कनेक्ट करने में। जो साइट है एंशिएंट श्रावस्ती की, जो कोशाला की कैपिटल हुआ करती थी, इसको हमने आइडेंटिफाई किया किसके साथ? साहेत एंड महेत। किस बेसिकली जगह पे? जो गोंडा और बहराइच डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, उसकी बेसिकली बाउंड्री पे जो सिटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले किया करती थी, जो नर्दर्न ट्रेडिंग रूट्स हैं उसमें। महेत रिप्रेजेंट करते थे सिटी को और सहित बेसिकली रिप्रेजेंट करते थे जो एंशिएंट मोनास्ट्री है जेतवाना, उसको। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से जो जेतवाना एंशिएंट बेसिकली मोनेस्ट्री है, ये गिफ्ट की गई थी किसने? अनाथापदिका। किसको? बुद्धिस्ट संघा को। कई सारे रैम्पर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि रफली 3rd सेंचुरी बीसी को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कई सारी डिस्कवरीज जो आसपास की साइट्स में है, जैसे गनवरिया, पिपरावा, कहां पर? बस्ती डिस्ट्रिक्ट। मेरी पहली पोस्टिंग आईएएस बनने के बाद, गोरखपुर से जस्ट पहले, अयोध्या के जस्ट बाद में। इसको जब एक्सकेवेट किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाय के.एम. श्रीवास्तव, तो ये कि कहां पर एंशिएंट कपिल वस्तु हुआ करती होगी, ये डिबेट अब सेटल हो गई है। एंशिएंट कपिल वस्तु हुआ करती थी जो अभी का बस्ती डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। इसके अलावा कई सारी हमको सीलिंग्स, कई सारे पॉटलिट्स, और उनपे भी हमको नाम लिखा हुआ देता है कपिल वस्तु मोनास्ट्री, ये हमको मिलती है पिपरावा में। इसके अलावा जो मोनास्ट्रीज हैं, श्राइन्स हैं, इनके रेमिनेंस, इनके बच्चे कुछ पार्ट्स, र्यून्स हमको मिलते हैं। इसके अलावा शाक्याज ने जो स्तूपास बेसिकली ओरिजिनल बिल्ट किए हैं, किसके ऊपर शाक्याज ने स्तूपास बिल्ट किए? जो लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स थे उनके ऊपर। ये भी आइडेंटिफाई किए गए हैं गनवेरिया। और गनवेरिया जो टाउन है, ये बेसिकली कपिल वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो रून्स हैं विलेज के आसपास, जैसे बसार है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर यूपी का नहीं, मुजफ्फरपुर बिहार का, इसको आइडेंटिफाई किया गया एंशिएंट वैशाली। और वैशाली किसकी कैपिटल हुआ करती थी? लिच्छवीज की और वज्जी कन्फेडरेसी की। वैशाली, ऐसा लगता है कि मगध, जब नेपाल की तरफ आप जाएंगे, नेपाल तराई की तरफ आप जाएंगे, तो वैशाली उसके रास्ते में पड़ेगा, एंड रूट बेसिकली पड़ेगा। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो इस सिटी वैशाली के बारे में काफी कुछ मेंशन करते हैं। और जो जैन ट्रेडिशन है वो वैशाली को लॉर्ड महावीर के बर्थ प्लेस, मतलब यहां लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ के रूप में मेंशन करते हैं। और जो पुरानी ट्रेडिशन है वो इसको पुराने जो लेजेंडरी किंग हुआ करते थे विशाला, उसके साथ बेसिकली कनेक्ट करते हुए मेंशन करते हैं। जो माउंट्स हैं, राजा विशाल का घर, ये ओल्ड फोर्टिफिकेशंस हो, एक टैंक है जिसका नाम है खुराना पोखर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो खुराना पोखर का टैंक है, ये लिच्छवीज के जमाने का जो कोरोनेशन टैंक होगा, जब किसी का राजाभिषेक हुआ होगा तो इस टैंक को उस वक्त शायद यूज किया जाता होगा। एक मड स्तूप है, कई सारे ब्रिक्स का बना हुआ, वो भी हमको इन सारी साइट्स पे दिखाई देते हैं। यह भी पॉसिबल है कि ये जो स्तूप है, ये हो सकता है कि लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स बचे हैं उनकी डेथ के बाद लिच्छवीज ने स्तूपा बाद में कंस्ट्रक्ट करवाया होगा। फिर हम आते हैं राजगीर। राजगीर क्या है? ये पहली कैपिटल हुई किसकी? हरियंका डायनेस्टी या मगधा डायनेस्टी बेसिकली की। किसने स्टैब्लिश की? बिंबिसार ने। जो राजगीर है, ये अभी जो पटना है इससे रफली 40 माइल्स साउथ ईस्ट में है, और इसको ही जो पुरानी साइट है राजगृहा, उसके साथ आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा के रूप में भी जानी जाती है। यह एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था पैथन से मिडिल गंगा वैली की तरफ, और यहां आके राजगीर पर आके ये ट्रेड रूट खत्म हुआ करता था। ये जो सिटी है, ये लॉर्ड बुद्धा हो या लॉर्ड महावीरा हो, दोनों के साथ ही इसका कनेक्शन हमको, अगर आप बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देख लें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख लें, या आप जैना ट्रेडिशन देख लें, जैना टेक्स्ट देख लें, तो दोनों ही टेक्स्ट में और ट्रेडिशन में दोनों लॉर्ड बुद्ध और महावीर से रिलेटेड राजगृहा या राजगीर को कनेक्टेड दिखाया गया है। जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस हैं राजगीर, ये जनरली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और
ज्वानजेंग अकाउंट है, चाइनीज ट्रैवलर, इन दोनों ने जिस चीज का मेंशन किया है ओल्ड राजगृह और साथ ही न्यू राजगृह, उससे रिलेटेड कनेक्टेड दिखाया गया है। जो ओल्ड राजगृह है, क्योंकि हमने यह भी देखा कि मगधंस के जीतने का या सुप्रीमेसी अचीव करने का एक बड़ा रीजन रहा कि उनका जो एरिया था, खासतौर से कैपिटल थी, वो पांचों तरफ 5 हिल से बेसिकली लोकेटेड थी, ज्योग्राफिकल एडवांटेज था। तो आज भी अगर आप ओल्ड राजगृह देखें तो 5 हिल्स के बीच में है और 2 स्टोन फोर्टिफिकेशन है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं जो न्यू राजगृह है, ये स्टोन फोर्टिफिकेशन से ही बेसिकली प्रोटेक्टेड है नॉर्थ साइड में। जो मैसिव ओल्ड राजगृह आउटर फोर्टिफिकेशन है, ये ऐसा लगता है 25 to 30 माइल्स तक इतना बड़ा बेसिकली रहा करता होगा। और लिटरेरी सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि ये बिंबिसारा के टाइम के फोर्टिफिकेशंस, मतलब रफली 6th सेंचुरी बीसी के फोर्टिफिकेशंस आज भी इंटैक्ट दिखाई देते हैं। 2 नई वॉल्स हमें दिखाई देती हैं न्यू राजगृह में, तो ऐसा लगता है कि शायद अजातशत्रु के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुई होंगी, रफली कब, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास में। जो डिस्कवरी है एनबीपीडब्ल्यू की कुमराहार या बुलंदीबाग पटना में, ये क्लियरली कि अर्ली हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स इस एरिया में भी एग्जिस्ट करते होंगे। एंशिएंट पाटलिपुत्रा में एंशिएंट एस्टैब्लिश करते होंगे और एंशिएंट पाटलिपुत्रा सेकंड कैपिटल ऑफ बेसिकली मगधा। और पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने बनाया? शिशुनागा डायनेस्टी ने। एंशिएंट चंपा जो कि अंगा की कैपिटल हुआ करती थी, इसको किसके साथ आइडेंटिफाई किया गया है? चंपा नगर और चंपापुर विलेज, जो कि जो भागलपुर है उससे रफली 5 किलोमीटर वेस्ट है बिहार में। यहां पे एनबीपीडब्ल्यू फेज साइट्स, ये डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस, उसके अलावा मोट पिपरावा, ये सारी चीजें हमको यहां पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लोअर गंगा वैली, जैसे कि चंद्रकेतुगढ़ या तामलोक। बहुत सारी साइट्स के बारे में ना तो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ना ही उनकी कार्बन डेटिंग अवेलेबल है। तो इसका मतलब अभी भी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग इस फेज की, खासतौर से मगधन एम्पायर के आसपास के एरिया की, ये अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में कहा जा सकती है। ज्यादा एक्सकेवेशंस होंगे, ज्यादा स्टडीज होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इसके बारे में डेवलप होगी ही होगी। दोस्तों, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल्स जो इंडिविजुअल साइट्स, इनके अलावा कई सारी इंडिविजुअल सेटलमेंट स्टडीज भी हुई हैं जिनको भी यूटिलाइज किया गया है। जैसे एडोसी स्टडी हुई है 1988 में, किसकी? इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और इसमें वत्सा किंगडम उस टाइम स्टैब्लिश था। तो काफी डिटेल स्टडीज भी हमको अब अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं, जिनको अब यूटिलाइज किया जाता है लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है सेटलमेंट स्टडीज। इनको भी, जो कौशाम्बी है वत्सा की कैपिटल हुआ करती थी, ये पीजीडब्ल्यू फेज की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेटलमेंट साइट उस वक्त हुआ करती थी। अब आज के लेक्चर का जो लास्ट एरिया हम बात करेंगे वो है सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन। जो सेंट्रल इंडिया है, इसमें जो एंशिएंट साइट्स हैं, त्रिपुरी जो कि नर्मदा वैली है जबलपुर के पास में, साथ ही साथ एराकेना ईरान या सागर चेड़ी किंगडम के पार्ट हुआ करते थे, जो ऑक्यूपेशन से त्रिपुरी में, यह ऐसा लगता है 2nd मिलेनियम बीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि अर्बन स्टेटस बेसिकली यहां कब से स्टार्ट होना शुरू हुआ। सिमिलरली जो सेटलमेंट्स है ईरान में, ये भी 2nd मिलेनियम बीसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है मौर्यन पीरियड में, लेकिन ईरान एक सिटी बेसिकली बनना शुरू हो गई। सिमिलरली उज्जैनी अगर आप देखें, जिसको मॉडर्न उज्जैन कहा जाता है, किस रिवर के बैंक पे है? रिवर शिप्रा। किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर चंबल। किसकी कैपिटल थी उज्जैन? अवंती। उज्जैन आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन सेटलमेंट है, इंपॉर्टेंट सिटी है। उज्जैन शुरू से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर रहा, और ये उज्जैन ऐसा सेंटर रहा जहां से जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, जो मोबिलिटी रूट्स हुआ करते थे, नॉर्थ इंडिया से आते थे, वो बाइफरकेट हो जाते थे। एक आप वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं और दूसरा आप साउथ की तरफ मूव कर सकते हैं। तो उज्जैन एक सेंट्रल प्लेस का रोल हमेशा प्ले करता रहा व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया से आए, वेस्ट इंडिया ट्रैवल करना है, या साउथ इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको ट्रैवल करना है। सेंट्रल इंडिया और डेक्कन में भी आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मड ब्रिक के, स्टोन रबल के, क्ले के, बर्न ब्रिक्स के ही बने हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आयरन स्मेल्टिंग जो फर्नेसेस हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, स्टोन बीट्स हैं, बोन एरोहेड्स हैं, इनको बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी हमको सेंट्रल इंडिया और डेक्कन दोनों में ही दिखाई देती हैं। जो एंशिएंट विदिशा है, इसको लोकेट किया गया है बेसनगर, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी, उसके साथ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था। जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे,
जो मालवा रीजन से बेसिकली क्रॉस होते थे उनको विदिशा, आज भी अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो विदिशा आपको बेसिकली एक ट्रेन स्टेशन मिलेगा। डेक्कन में अगर आप जाएंगे तो जो किंगडम थे अशमाका, गोदावरी रिवर, ये भी जो 16 हमारे महाजनपद हुआ करते थे उनमें से एक हुआ करते थे। पैठान, जिसको एंशियंट प्रतिस्थाना भी कहा जाता था, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली हिस्टोरिकल साइट है डेक्कन इंडिया की, लेकिन इसको भी पूरी तरह एक्सप्लोर हम नहीं कर पाए। इस वजह से इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो काफी लिमिटेड रूप में ही अवेलेबल है। अगर हम अर्ली हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशन देख लें नासिक, तो ये रफली 400 बीसी के आसपास से शुरू हुआ होगा। जो हमको मटकोर मिलती हैं स्तूपा में, खासतौर से पौनी या वैनगंगा वैली, ये भी ऐसा लगता है रफली 4th सेंचुरी बीसी के आसपास ही डेटेड होंगी। तगारा है एक इंपॉर्टेंट मार्केट टाउन है जिसको तर और तेना रिवर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का हमारा ये फॉलो अप लेक्चर ऑन कि कैसे 16 महाजनपद, कैसे मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में इमर्ज हुआ, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट रूलर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, मैट्रिमोनियल अलायंसेस और बुद्धिस्ट और जैना ट्रेडिशंस और पुरानी ट्रेडिशन में अलग अलग तरीके से किस तरीके से नरेशन है सेम फैक्ट्स को लेके या सेम टाइम फ्रेम को लेकर, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद पर्शियन इन्वेजन, मैसिडोनियन इन्वेजन, उसके बाद अर्बन सेटलमेंट्स, उसके बाद एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हुआ, और लास्ट में अलग अलग जो रीजन है, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो, गंगे वैलीज हो, चाहे सेंट्रल इंडिया हो, चाहे डेक्कन हो, इनके जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनका क्या प्रोफाइल रहा, आपको पसंद आया होगा। अगला जो हमारा लेक्चर है, अगला हमारा बेसिकली लेक्चर इसी डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करेगा और धीरे धीरे फिर हम पहुंचेंगे कि किस तरीके से जो अर्ली जैनिज्म है, अर्ली बुद्धिज्म है, वो किस तरीके से इमर्ज हुए, कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, टाइम फ्रेम्स रहे, इवेंट्स रहे, इन्फ्लुएंस रहे, प्रिंसिपल्स रहे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहे, बुक्स रहे, टीचिंग्स रही, प्लेसेस रहे। ये सारी चीजें हम अगले 2 लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर नंबर 14 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन इतिहास का 14वां लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।